नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन कुमार सर टीएम नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारे पास क्लास होगी वो रहेगी ईसीजी। ऑलरेडी जो है वो हमने ईसीजी पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में जो है वो हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके अंदर जो है वो हम ईसीजी में जो भी एबनॉर्मलिटीज है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, या हम सीधे शब्दों में कहें कि ईसीजी को रीड कैसे करते हैं, कौन कौन से चेंजेस ईसीजी में हमें देखने को मिलते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। ईसीजी पार्ट 2 शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिन बच्चों ने या जिन कैंडिडेट ने जो है वो ईसीजी पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो ईसीजी पार्ट 1 को जाके देखे, क्योंकि हमने उसके अंदर जो है वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि ईसीजी बनती कैसे है, पी वेव कहां से आया, क्यूआरएस वेव कहां से आई, टी वेव कैसे आई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहां पे देखने को मिलेगा, वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो हो वो हमने ईसीजी पार्ट 1 में देख ली है। तो जिन बच्चों ने अगर ईसीजी पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे कभी भी ईसीजी पार्ट 2 को जो है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जो है वो ईसीजी पार्ट 1 को कंप्लीट करना है, फिर आप ईसीजी पार्ट 2 पे आ सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, कि कार्डियक साइकिल जो है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे ईसीजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यानी कि ईसीजी में जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो कहां कहां लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से इंफीरियर वाल में देखेंगे, कौन सा जो है वो सेप्टल वार्ड को दिखाएगा, कौन सी चीज जो है वो हमें एमआई को दिखाएगी। इन सब चीजों के बाद में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में एमसीक्यू। अब दोस्तों एमसीक्यू भी जो है हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन सबको जो है वो ढूंढ के निकाला है आपके सेकेंड पार्ट में। तो दोस्तों ईसीजी में अब तक जो है वो आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ईसीजी को देके ये पूछ लेगा कि इसमें नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, या वो पूछ लेगा कि इसकी हार्ट रेट काउंट करो, यानी कि ईसीजी को देख के आपको हार्ट रेट काउंट करनी है। एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। दूसरे प्रकार का आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से रिगार्डिंग। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से रिगार्डिंग आपको पता है कि ईसीजी के अंदर जो है, या हम कहें कि कार्डियक साइकिल के अंदर जो है वो 3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट काम में आते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। बेसिकली जो है वो इन्हीं का फंक्शन होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकता है कि टी टोल वेव है तो क्या होगा, क्यूआरएस वाइड है तो क्या होगा, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है तो किस चीज की एबनॉर्मलिटी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के जो है वो क्वेश्चन इसमें के अंदर पूछे जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास में पूछ सकता है इमेज बेस, या पूछता है एक इमेज दे दी जाएगी और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या है, टेकिकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है या सिस्टोल है। ये सारी चीजें आपको ईसीजी देख के जो है वो बतानी है। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक एक ईसीजी की जो है वो आपको नॉर्मल फ्रेम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है या सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री में भी 2 है या थर्ड डिग्री है। ये सारी चीजें जो है वो हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ईसीजी पार्ट 1 देख लिया है तो आज ईसीजी पार्ट 2 को देखेंगे और उसके बाद आपको ईसीजी से जो है वो कोई डाउट नहीं रहेगा। और साथ के साथ जो है वो आपको चैलेंज करके कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो ईसीजी में इससे रिलेटेड या इससे बाहर कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे कार्डियक साइकिल को। कार्डियक साइकिल लेने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में 2 मिनट का जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों आपके पास में एक इमेज देख रहे होंगे, ये जो है वो हमारे पास में हार्ट है, ये हो गया हमारे पास में एसए नोड, ये हो गया हमारे पास में एवी नोड और ये हो गया हमारे पास में पुरकंजे एवी बंडल, देन पुरकंजे फाइबर्स। अब देखो इसमें जो है वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से जो है वो एक ईसीजी पैटर्न की है, अलग अलग कलर से की है। इससे आपको जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो सारी चीज, कौन सी चीज कहां पे देखने को मिलेगी वो सारी चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी। वैसे ईसीजी पार्ट में मैंने आपको जो है वो सारा फिजियोलॉजी बता दिया था, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले जो है वो ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं। इंपल्स जो है वो आगे की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव इंपल्स।
तो ये सारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो ये देखिए आप, ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो ये है हमारे पास में P, और P किसको डिनोट करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में येलोइश लाइन। तो ये येलोइश लाइन किस चीज को डिनोट कर रही है? ये देखिए, ये यहां पे AV नोड है, यहां पे AV नोड है, तो ये AV नोड में जो प्रॉब्लम आएगी वो यहां पे दिखाई देगी। उसके बाद ये आ गया हमारे पास में AV बंडल, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 3 प्रकार से होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को किस किस में दिया गया था? पहले था सेप्टल पार्ट कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा था मेजर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा था बेसिलरी पार्ट कॉन्ट्रैक्शन। Q, R और S। ये देखिए, ये Q है, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये है सेप्टल पार्ट, सेप्टल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद ये RI, ये मेजर पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और ये जो S है, ये जो देख रहे हो ये बेसिलरी पार्ट है, तो ये यहां पे आ गया। उसके बाद वापस जो है वो ब्लू कलर की जो है वो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है। ये था हमारे पास में कि वापस से जो है वो इंपल्स कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वापस से रिलैक्स होते हैं, तो उसके बीच की कड़ी है। और ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये था हमारे पास में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, या दूसरे शब्दों में कहे वेंट्रिकल डायस्टोल। तो देखिए ये सारे इमेज मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताई है। इस इमेज को और यहां पे देख के आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन P वेव, PQ के बीच की दूरी AV नोड, उसके बाद Q है सेप्टल पार्ट, उसके बाद R है मेजर पार्ट, और उसके बाद S है बेसिलरी पार्ट, उसके बाद ST के बीच वाली चीज है वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बीच वाली फेज, उसके बाद T है वो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ये ऑलरेडी हमने जो है पहले क्लास में देख लिया था, मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पास में आगे काम में आएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास में कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल जो है वो कहते किसके हैं? एक बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कोई भी साइकिल, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी साइकिल है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल। ठीक उसी तरीके से यहां पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। अब बात आती है कि कार्डियक साइकिल में फेज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब हमारे पास में हार्ट जो है वो बीट करता है तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या बताया मैंने कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखिए दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ब्लड जो है वो कहां चला जाता है? दोनों वेंट्रिकल के अंदर। यानी कि यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाए हुए हैं, सिंपल वैसे ही बना रहे हैं। ये हमारे पास में डायग्राम है, ये दोनों में एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ वेंट्रिकल में जाएगा। दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद जो है उस दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो रिलैक्स होंगे। अब ये कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें, नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो वो कितनी होती है दोस्तों? 72 बीट्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट 72 टाइम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 टाइम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाता है। अगर हमारा हार्ट जो है वो हार्ट रेट 60 होती तो 60 में 60 का डिवाइडेशन करते, मतलब 1 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। लेकिन हो कितना रहा है? 72 टाइम्स। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 72 तो निकल के कितना आ गया? 0.8 सेकेंड। यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाएगी। दोनों एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन की, दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस जो है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है कि कार्डियक साइकिल में फेज कौन सी आती है, स्टेज कौन सी आती है। तो दोस्तों आपको पता है, बेसिकली हम बात करें कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और दोनों रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब 4 फेज होनी चाहिए। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, एट्रियल रिलैक्सेशन की, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की। लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ 3 फेज। क्यों पढ़ते हैं उसी को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। एक चीज आपको मैं और क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि 3 वर्ड में आपको बोलूंगा, सिस्टोल बोल दो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, या हमारे पास में जो है वो डीपोलराइजेशन बोल दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों चीज जो है वो एक है। कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन भी एक ही बात है, देन सिस्टोल
सिस्टोल भी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन ही है, और डिपोलराइजेशन, ये सारे वर्ड जो है वो एक ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तीनों चीज जो है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्शन बोलो या सिस्टोल बोलो या डिपोलराइजेशन। अपोजिट क्या हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन का, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन सिस्टोल का हो जाएगा हमारे पास में डायस्टोल, और डिपोलराइजेशन का हो जाएगा रिपोलराइजेशन। ये तीनों चीजें जो है वो हमारे पास में चलेगी। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन बोलो, एट्रियल डायस्टोल बोल दो, एक ही चीज है। तो ये तीनों चीज जो है वो हमारे पास में सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि क्या होता है, मैंने कहा दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, तो दोनों एट्रियम जो है वो एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो इसमें लगता है हमारे पास में 0.1 सेकेंड। क्या लगता है 0.1 सेकेंड। दोनों एट्रियम को जो है वो कॉन्ट्रेक्शन में 0.1 सेकेंड लगता है। एट्रियम ने कॉन्ट्रेक्शन किया, ब्लड जो है वो दोनों वेंट्रिकल में चला गया। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करेंगे। अब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, चूंकि एट्रियल को कॉन्ट्रेक्शन करने पे ब्लड सिर्फ दोनों वेंट्रिकल में भेजना होता है, लेकिन दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। भाई कोई भी चीज एक तो जस्ट पास में फेंकनी है और एक जो है वो लंबी फेंकनी है, तो टाइम तो लगेगा। तो इसमें हमारे पास में वेंट्रिकल सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकेंड। कितना लगा 0.3 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास में ये 0.1 और ये 0.3 सेकेंड। उसके बाद जो है वो दोस्तों हमारे पास में 0.4 दोनों कंप्लीट हो गए, 0.1 और 0.3, ये 0.4 हो गए। बाकी बचा जो टाइम कितना बचा 0.4 सेकेंड, वो किस में लगता है वेंट्रिकल डायस्टोल में। हो गया क्लियर। अब कईयों के सवाल आता है कि सर वेंट्रिकल डायस्टोल तो हमने काउंट कर लिया, एट्रियल डायस्टोल काउंट नहीं किया। दोस्तों एट्रियल सिस्टोल के बाद में एट्रियल डायस्टोल चालू हो जाता है। मैंने आपको एक स्पेशल जो है वो इमेज बनाई है, जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी लेकिन कोई बात नहीं, ये इमेज ऐसी है कि आपको क्लियर होने के बाद जो है वो कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए ये मैंने एक कार्डियक साइकिल बनाया, ये जो है वो हमारे पास में कार्डियक साइकिल है। देखिए ध्यान से, ये जो है वो कार्डियक साइकिल है, ये कंप्लीट है 0.8 सेकेंड का। ये हमने डिवाइडेशन किया, इसमें ये 0.4 का आ गया। अब सबसे पहले क्या हुआ एट्रियल सिस्टोल, ये देखिए एट्रियल सिस्टोल हुआ, इसको लगा टाइम कितना 0.1 सेकेंड, इसको लगा 0.1 सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद ब्लड आ गए यहां पे दोनों वेंट्रिकल में। तो उसके बाद ये जो वेंट्रिकल सिस्टोल, ये जो टाइमिंग देख रहे हो ये वाला टाइमिंग, ये लगा 0.3 सेकेंड। क्लियर है। अब उसके बाद में जो है ये कंप्लीटली जो है वो बचा 0.4 सेकेंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ये लगा हमारे पास में 0.4 सेकेंड। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले मैंने बताया एट्रियल सिस्टोल में कितना लगा 0.1 सेकेंड। क्लियर है। अब उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना लगा 0.3 सेकेंड। उसके बाद में जो है वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना लगा, या इसको कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं, उसमें कितना लगा 0.4 सेकेंड। आप इसको काउंट कर लीजिए 0.4, 0.3, 0.1, टोटल कितना होगा 0.8 सेकेंड। अब देख लीजिए 0.8 सेकेंड में ये चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। अब बात आती है वेंट्रिकल डायस्टोल की। तो दोस्तों जैसे एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में जो है वो एट्रियल डायस्टोल होना चालू कर देते हैं, यानी कि टोटल दोनों को अलग अलग करें हम, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को अलग करें और वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को अलग करें। तो देखो इसको इस तरीके से समझो, यहां मैंने येलो वाला पार्ट बनाया, एट्रियल सिस्टोल में कितना लगा 0.1 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड। तो ये जो पार्ट बचा, ये देखो येलो वाला पूरा पार्ट बचा, ये 0.4, यहां देखो 0.3 तो आ गया वेंट्रिकल वाला और 0.4 वाला आ गया टोटल, यानी कि 0.7 सेकेंड जो है वो किस में लगता है एट्रियल डायस्टोल में लगता है। चूंकि इसको इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ये मेजरेबल नहीं होता और हमारे किसी काम का भी नहीं, किसी काम का इन द सेंस कि एट्रियल ने कॉन्ट्रेक्शन कर दिया, ब्लड नीचे चला गया, अब वेंट्रिकल की ही जो है वो मेन बारी आती है। तो अगर आप अलग से देखो तो एट्रियल सिस्टोल में लग गया हमारे पास में 0.1 सेकेंड। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होने के बाद जो है वो एट्रियल डायस्टोल चालू हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि एट्रियल डायस्टोल में कितना लगता है, तो मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं एट्रियल डायस्टोल में लगता है 0.4 सेकेंड। अगर हम अलग कर 0.7 सेकेंड, ये देखिए
एट्रियल सिस्टोल में लगा 0.1 सेकेंड, उसके बाद जो बचा 0.7 सेकेंड ये लगता है एट्रियल डायस्टोल में, ये लगता है एट्रियल डायस्टोल में। अब उसके बाद करें एट्रियल सिस्टोल में, वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना लगा 0.3 सेकेंड, तो 0.4 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड ये टोटल लग जाता है इसमें 0.5 सेकेंड किसमें लगता है दोस्तों, वेंट्रिकल डायस्टोल में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ समझने की देरी है। एट्रियल, अब देखो इसको इस तरीके से समझ देते हैं। देखो मैंने क्या कहा, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में 3 चीजें आती है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। पूरे जो है 0.8 सेकंड में, यानी कि सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड नीचे चला गया, ऐसे ही होगा। देन उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन ब्लड जो है वो आगे बढ़ गया, उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। लेकिन प्रोसेस देखो किस तरीके से होते हैं, एक्चुअल प्रोसेस यहां समझ में आ जाएगी। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकंड में। अब जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तक एट्रियल धीरे धीरे डायस्टोल होना चालू हो जाता है, यानी कि 0.7 सेकंड में कंप्लीट जो है वो डायस्टोल हो जाता है। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकंड लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल होता है, जिसको 0.5 सेकंड लगता है। इस तरीके से हमारे पास में कार्डियक साइकिल की जो है वो तीनों स्टेज कंप्लीट होगी। क्लियर है? और यही हमें ईसीजी में जो है वो कैसे दिखाई देती है उसको भी हम ले लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें, सबसे पहले हमारे पास में ये पी, ये कौन सा हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आ गया हमारे पास में एवी नोड, ये सेप्टल पार्ट, ये मेजर पार्ट, ये बेसिलरी पार्ट। उसके बाद आ गया रिलैक्सेशन, और ये कंप्लीट जो है वो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ये हमारे पास में जो है वो चीजें आ गई। अब देखो, अब यहां समझने वाली चीज ये है कि अब कोई भी चीज की प्रॉब्लम आएगी तो हमें जो है वो डाउट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा कि भाई वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी तो हम यहां देखेंगे, एट्रियम में प्रॉब्लम आएगी तो हम यहां देखेंगे, एवी नोड में प्रॉब्लम आएगी तो हम यहां देखेंगे, और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी तो हम यहां देखेंगे। ये चीज तो देखने लगे। फिर से एक बड़ा ईसीजी आपको जो है बना के दिखाता हूं ताकि सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ये लो, ये P, देन Q, देन R, देन S, देन T। क्लियर है? अब देखो इस ईसीजी में जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। दैट इज P, देन Q, देन R, देन S, देन T। अब देखिए, अब इसको वो आप क्लियर करोगे। अब हमने सारी चीज देख ली, हमने ईसीजी को जो है वो ये भी देख लिया कि ईसीजी बनती कैसे है। अब कौन कौन सी चीजों में चेंजेस आती है उसको मैं आपको देख लेता हूं। सबसे पहले पी वेव। पी वेव किसको डिनोट करेगी, अगर एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यूं बना दिया, तब आप क्या कहोगे कि यार एट्रियम में जो है वो एट्रियल जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अगर मैं इसको यूं बना दूं तब आप क्या कहोगे कि यार एट्रियम में जो है वो प्रॉब्लम है, एट्रियल बहुत धीरे धीरे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पी जो है वो किसको डिनोट कर रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। ये वाला जो एरिया है ये है एवी नोड का। एवी नोड में प्रॉब्लम आएगी तो सारी चीज आपको यहां पे दिखाई देगी। क्लियर है? अगर मान लीजिए सेप्टल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यहां गड़बड़ आएगी। ठीक है, सेप्टल पार्ट में प्रॉब्लम है तो यहां गड़बड़ आएगी। अगर वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो यहां आर वे में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। देन बेसिलरी पार्ट में प्रॉब्लम है, तभी तो कहते हैं ना एसटी एलिवेशन एमआई। एसटी एलिवेशन में क्या होता है कि ये एस जो है वो नीचे न जाके ऊपर से उठ जाता है, मतलब बेसिलरी पार्ट में प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा एमआई भी जो है वो बेसिलरी पार्ट में ही होता है। तो देखा ना कितनी अच्छी चीज जो है वो आपके सामने निकल के आएगी। देन ये टी आ गए हमारे पास में रिलैक्सेशन में। कई बार क्या होता है, रिलैक्सेशन के लिए मेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिलैक्सेशन के लिए जो है वो पोटेशियम होता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपने ईसीजी में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो आपने एक्शन पोटेंशियल भी देखा था। एक्शन पोटेंशियल देखा था तो सारी चीज क्लियर हो गई कि सोडियम कैसे अंदर आ रहा है, पोटेशियम कैसे बाहर जा रहा है, उसमें कोई चीज का डाउट नहीं है। अब सिर्फ आपको मुझे बताना है कि देखो क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ था, जब सोडियम अंदर आया था। मतलब सोडियम जब अंदर आया था तो ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे। मतलब क्यूआरएस में प्रॉब्लम आएगी तो इसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा था, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो ध्यान से सारी चीज क्लियर होगी, किसी चीज को रटना नहीं है। रटना सबसे गंदी चीज है, रटना किसी भी चीज को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना। सोडियम और पोटेशियम में कोई प्रॉब्लम आएगी, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, कुछ भी होगा यहां प्रॉब्लम। देन टी जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल था, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वापस से पोटेशियम चैनल ही तो जो है वो एक्शन पोटेंशियल में काम आ रहे थे।
पोटेशियम ही जो है वो एक्शन पोटेंशियल में काम आ रहे थे, तो यहां पे ये सारी चीज आ गई। पोटेशियम में कम होगा ज्यादा होगा तो ये सारी चीज यहीं पे आएगी, इसलिए किसी चीज को रटना नहीं है। सपोज करो पोटेशियम ज्यादा हो गया तो टी वेव टोल हो जाएगी, ठीक है, और अगर पोटेशियम कम हो गया तो टी वेव जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। ये लो, तो कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कैल्शियम में कमी आ गई तो कैल्शियम कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा तो क्यूआरएस बढ़ जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो क्यूआरएस छोटा हो जाएगा। क्लियर है? एमआई हो गया एसटी वाला तो यहां पे दिखाई देगा। तो सारी चीजें जो है वो आपके सामने है, किसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का खेल है, और यही हमारे पास में जो है वो कार्डियक साइकिल में काम आती है। तो पूरी ईसीजी में आपको यही पता चल गया कि कौन सी चीज, कौन सी प्रॉब्लम हमें कहां दिखाई देगी। क्लियर है? अगर एट्रियम में कुछ आएगा तो पी में दिखाई देगा, सोडियम में कुछ आएगा तो पी में दिखाई देगा, और अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी तो क्यूआरएस में देगी, और पोटेशियम और कैल्शियम में प्रॉब्लम आएगी तो भी क्यूआरएस में दिखाई देगी। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी तो टी वेव होगा, और पोटेशियम कम होगा या ज्यादा होगा तो भी हम टी वेव देखेंगे। कोई चीज रटना नहीं है, सारी चीज समझनी है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो चलो अब उसके बाद में जो है वो हमने ईसीजी देख ली, ईसीजी में कौन कौन सी चेंजेस कहां देखेंगे वो सारी चीजें देख ली, हथियार का गोला बारूद हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम हमारा कैंप कहां लगाएं, कैंप इन द सेंस प्लेसमेंट कैसे करें, ईसीजी में इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कैसे करें, और फाइनली उसके बाद में जो हम ईसीजी को पढ़ना देखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईसीजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो दोस्तों ईसीजी इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। चलो हम सबको ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाती है ईसीजी के अंदर, तो दोस्तों पहले जो है कई जगह जो है वो देखने को मिलती है हमारे पास में 3 लीड ईसीजी। क्या देखने को मिलता है? 3 लीड ईसीजी। अब बात आती है कि 3 लीड ईसीजी क्या होती है। दोस्तों 3 लीड ईसीजी आती है, सबसे रेयर काम में आती है और सबसे कम सिग्निफिकेंट होती है, सबसे कम रिलायबल होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते हैं, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो नीचे की साइड में लगाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और एक जो है वो हमें बॉटम साइड, कई जगह जो हो पीछे भी लगाते हैं। तो ये हमारे पास में 3 लीड ईसीजी है। क्या बताया मैंने? 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, एक राइट साइड में लगाते हैं, एक लेफ्ट साइड में यहां लगाते हैं, और एक नीचे की साइड में लगाते हैं। ये 3 लीड ईसीजी सबसे कम रिलायबल है और न पूछी जाती है न एग्जाम में आती है। तो ये, और इसको जो है वो कम सिग्निफिकेंट में माना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में 5 लीड ईसीजी। 5 लीड ईसीजी जो बेसिकली आप कार्डियक मॉनिटर देखते होंगे, या जो कैंडिडेट आईसीयू वगैरह में ड्यूटी करते हैं तो आपने वहां पे 5 लीड ईसीजी जरूर देखी होगी। जो कार्डियक मॉनिटर होता है उसमें 5 लीड ईसीजी होती है। उसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते हैं, एक यहां लगाते हैं, एक जो है वो यहां लगाते हैं, एक यहां लगाते हैं, और एक बीच में लगाते हैं। क्लियर है? यही सारी चीजें, रेड वाला इधर लगा देते हैं, येलो वाला इधर लगा देते हैं, देन उसके बाद जो है वो ब्लैक वाला लगा देते हैं, इधर ग्रीन वाला, और व्हाइट वाला जो है वो बीच में लगाते हैं। उसको बोलते हैं 5 लीड ईसीजी। ये काम चलाऊ, ठीक है, काम चलाऊ इन द सेंस हमें जो एबनॉर्मलिटीज बेसिकली देखनी है वो हम देख सकते हैं, पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, और कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही है उन सब चीजों को जो हो हम इसके अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये एवरेज टाइप की ईसीजी होती है। और कार्डियक साइकिल या कार्डियक मॉनिटर में जो है वो यही ईसीजी जो है, या इसी से हम ईसीजी जो है वो देखते हैं। कार्डियक मॉनिटर में आपने देखा होगा तो 5 लीड ईसीजी ही होती है। क्लियर है? उसके बाद आ जाती है दोस्तों 12 लीड ईसीजी। एग्जाम में इससे रिलेटेड ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? आपने 12 लीड ईसीजी को जो है वो पढ़ना है, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रोड्स कहां होते हैं वो देखे जाते हैं। और दूसरी चीज सबसे सिग्निफिकेंट जो है वो होती है 12 लीड ईसीजी। अब 12 लीड ईसीजी कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों आपने जनरली देखा होगा, ठीक है, कि 6 लीड तो चेस्ट पे लगा देते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड 6 तो यहां पे लगा देते हैं, और 4 हमारे जो है 2 हाथों में और 2 पैरों में लगा देते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्लियर है? उसी को बोला जाता है दोस्तों 12 लीड ईसीजी। अब मुझे ये बताइए कि 12 लीड कहां हुई? ठीक है, आपने कह तो दिया कि सर 12 लीड ईसीजी जो है वो सब सिग्निफिकेंट है, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, कि 12 लीड ईसीजी जो है वो सबसे अच्छी है,
सबसे सिग्निफिकेंट है और ज्यादातर जो है वो यूज ली जाती है, और इसी में हम सारी एबनॉर्मलिटीज देखेंगे। अब आपने कहा या मैं आपसे पूछूं कि 12 लीड कहां है, मुझे तो ये बताओ, मुझे तो 10 ही दिख रहे हैं, 6 तो यहां पे लगा दिए, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे 10 ही हुई है। अब ये जो है वो 12 लीड ईसीजी कैसे कहलाती है? तो दोस्तों इसी को हम ले लेते हैं, इसी को 12 लीड ईसीजी बोलते हैं। वो किस तरीके से, अगर हम देखें कि ईसीजी को जो है वो कैसे लगाते हैं, ये हमारे पास में एक जो है वो आदमी है मान लीजिए, और ये हमारे पास में जो है वो इस तरीके से है। ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया। अब देखिए, अब इसको 12 लीड ईसीजी जो है वो कैसे काउंट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास में 6 तो इलेक्ट्रोड आते हैं जो कि चेस्ट पे लगाते हैं, V1 से लेके V6 तक, ठीक है। तो V1 से लेके V1, V2, फिर V3, V4, V5, V6, ठीक है। आगे निकाल दिया है क्योंकि जगह कम है, ठीक है। ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रोड्स तो हमने यहां पे लगा दिए। अब उसके बाद में एक यहां पे लगा देते हैं, और एक यहां पे लगा देते हैं, और एक यहां पे लगा देते हैं, और एक यहां पे लगा देते हैं। अब इसको क्या क्या कहते हैं, इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहां जो लगाते हैं उसको बोलते हैं AVR, ये होता है हमारे पास में AVL, और ये होता है हमारे पास में AVF। अब देखिए, यानी कि इधर कौन कौन से लगाते हैं उनको भी ले लेते हैं दोस्तों। ये होता है हमारे पास में रेड वाला, ये होता है हमारे पास में येलो वाला, ये होता है हमारे पास में ग्रीन वाला, और ये होता है हमारे पास में ब्लैक वाला। अब आप कहोगे कि सर ब्लैक वाले का क्या है, तो दोस्तों ब्लैक वाले का कोई यूज नहीं है, ये न्यूट्रल लीड के नाम से जानी जाती है। जो ब्लैक वाली है वो न्यूट्रल लीड के नाम से जानी जाती है, तो इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। तो हो गए हमारे पास में। अब देखो, अब उसके बाद डायमेंशन से भी हमारे पास में 3 लीड जो है वो और बनती है, या 3 इलेक्ट्रोड्स और बनते हैं। कौन कौन से? इन दोनों को मिला के एक बनता है, फिर इन दोनों को मिला के एक बनता है, और इन दोनों को मिला के जो है वो एक बनता है। AVL और AVR से बनके फर्स्ट लीड बनती है, और AVR और AVF को मिला के जो है वो सेकेंड लीड बनती है, और AVL और AVF को मिला के जो है वो थर्ड लीड बनती है। अगर आपने ECG देखी है, अगर नहीं देखी है तो दोस्तों 12 लीड ECG देखना, उसमें आपको जो है वो टोटल क्या क्या चीजें दिखाई देगी। उसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये सारे यहां पे ECG बनी हुई, यहां पे ECG बनी हुई, यहां पे ECG, यहां पे ECG, यहां पे ECG, यहां पे, और उसके बाद आता हमारे पास में AVR, AVL और AVF। उसके साथ साथ में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 लीड आपको, और यानी कि टोटल देखिए, अब देखिए 1 से लेके 6 हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होगी 12 लीड। तो इस तरीके से जो है वो टोटल 12 लीड बनती है। और ये जो डायग्राम जो है वो आपको कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है कि AVL और AVL के बीच में, AVR और AVL के बीच में कौन सी जो है वो लीड प्रेजेंट होती है? फर्स्ट लीड प्रेजेंट होती है। कई बार पूछ लेते हैं AVR और AVF के बीच में कौन सी लीड होती है? दोस्तों सेकेंड लीड होती है। ऐसे न पूछ के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट लेग और हमारे लेफ्ट लेग और राइट हैंड में कौन सी होती है, या लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड में कौन सी होती है। तो ये सारे कंठस्थ होने चाहिए, इस तरीके से याद रख लीजिए। ये जो है वो हमारे पास में राइट वाला है तो AVR, लेफ्ट वाला है तो AVL, और F से याद रखिए फुट, लेग मत रख लेना, थोड़ा सा बस इतना कर लेना, ठीक है, फुट, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। F वाला जो बचा है, या दोनों ये कंप्लीट हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली जो हो बच गया। AVR राइट हैंड, AVL लेफ्ट हैंड, और जो हमारे पास लेफ्ट लेग में बचा वो हो गया AVF। क्लियर है? तो ये सारी चीजें भी याद रखना है, प्लस कौन कौन सी चीज कहां कहां पे होती है वो सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ जो है वो एग्जाम में कौन कौन सा इलेक्ट्रोड्स कहां कहां जो प्लेसमेंट होता है उन सब के बारे में भी जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चिंता मत कीजिए, इतना अच्छे तरीके से जो है वो आपको ECG प्लेसमेंट बताएंगे कि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारे पास में ECG प्लेसमेंट पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि V1 से लेके V2 तक, V6 तक जो है वो प्लेसमेंट कहां कहां होता है। तो सबसे पहले आपने ECG जो है वो अपने ट्रेनिंग सेशन में भी देखी होगी, और नहीं देखी है तो आपने अभी भी देख लेना है।
दोस्तों एक लीड यहां पे लगती है, एक लीड यहां पे लगती है और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो है वो आगे की तरफ जाती है। याद करने का तरीका आपको सबसे अच्छा बता देता हूं। आपको 2 इंटरकोस्टल स्पेस याद रखने हैं। कितने? चौथा और पांचवा। चौथा इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसके अलावा कोई इंटरकोस्टल स्पेस आपको याद रखना नहीं रखना। अब इंटरकोस्टल स्पेस तो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरकोस्टल स्पेस इन द सेंस कि हमारे जो रिब्स होती है उनके बीच वाला स्थान। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मतलब पांचवा इंटरकोस्टल, दोनों रिब्स के बीच में, पांचवी और छठवीं के बीच में जो स्थान आता है उसको बोलते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है? तो ऐसे हमें सिर्फ 2 इंटरकोस्टल स्पेस याद रखने हैं, एक फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और एक फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में V1। दोस्तों जो V1 लीड होती है वो होती है कौन सा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन। ये जो आप देख रहे हो, जो हम बटन बंद करते हैं और सारी रिब्स आके जुड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बोन। क्लियर है? ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। क्लियर? तो एक्सटर्नल बोन के पास में होती है नियर एक्सटर्नल लाइन। तो पहली V1 लीड कहां होगी? V1 लीड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन। और यही ऐसी लीड होती है जो राइट साइड में होती है, बाकी सारी की सारी लेफ्ट साइड में। तो याद रह जाएगा, फर्स्ट वाली जो है वो राइट साइड में होती है, बाकी सारी की सारी जो है वो लेफ्ट साइड में होती है। तो एक चीज से जो है वो हमारे पास क्लियर हो गया। एक ऐसी लीड कौन सी होती है? V1 होती है जो राइट साइड में होती है, बाकी सारी के सारी लेफ्ट साइड में होती है। याद आपको रहना ही है, क्योंकि लेफ्ट जो है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड सैचुरेटेड होता है। तो इसमें इतना रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला V1 क्या होता है दोस्तों? V1 होता है हमारे पास में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन, यानी कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और एक्सटर्नल लाइन के जस्ट पास में होता है। क्लियर है? अब उसके बाद में V2। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में V1 का। V2 को याद करने का तरीका और बीजिए। V2 का याद करने का तरीका है, वो हमारे पास में राइट हैंड साइड थी V1, अब आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। बाकी चीजें सेम रहेगी। कैसे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन लेफ्ट साइड। अब हो गया क्लियर? यानी कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में थी और ये लेफ्ट साइड में थी। बाकी इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो सेम रहेगा और एक्सटर्नल लाइन के जो है वो पास में रहेगी। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारे पास में क्लेविकल। अब क्लेविकल आपको पता ही है, क्लेविकल के बीच वाली चीज होगी मिड क्लेविकल। क्लियर है? और उसके बाद में ये हो गए हमारे पास में जो एक्जिला वाली है, ये हो गई हमारे पास में एक्जिलरी लाइन। तो 2 लाइन याद रखनी है, मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि ये हमारे पास क्लेविकल है, इसके बीच वाली जगह वो हो गई मिड क्लेविकुलर, और ये हो गए हमारे पास में एक्जिलरी, जो हमारे पास एक्जिला के जस्ट वाली है। अब देखो सब हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ गए हमारे पास में V3 को एक बार छोड़ दीजिए, हम ले लेते हैं V4 को। मैंने क्या कहा था आपको? 2 ही चीजें याद रखनी है, एक फोर्थ इंटरकोस्टल और दूसरा फिफ्थ इंटरकोस्टल। अब V4 में आ जाइए। V4 में क्या हो गया? V4 होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लियर है? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये जो क्लेविकल है इसके बिल्कुल बीच वाली, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन ये सैचुरेटेड होती है फोर्थ वाली। तो ये हमारे पास में होगी फोर्थ वाली मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइडेड में। और दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है, तो आप इसको जितना समझ सकते हो, जितना अंडरलाइन कर सकते हो उतना कर लीजिए। V4 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्या चीज था? वो है हमारे पास में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और यहीं पे हमें जो है वो एपिकल पल्स भी जो है वो सुनाई देती है। क्लियर है? अब उसके बाद में V3 को आ जाए। V3 को याद करने का सीधा तरीका, V3 को याद करने का सीधा तरीका जो है वो हो गया हमारे पास में V2 और V4 के बीच में। क्या हो गया? V2 और V4 के बीच में ये हो गया हमारे पास में V3 वाला। क्लियर है? अब उसके बाद में फिफ्थ वाले को याद करने का तरीका भी अच्छा है। कहां पे है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन लेफ्ट साइड में, बाकी सारी लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये तो है एक्सिलरी लाइन, क्या है? एक्सिलरी लाइन, और ये है हमारे पास में एंटीरियर एक्सिलरी, यानी कि एक्सिलरी लाइन से जस्ट पहले वाली जगह। ठीक है? एक्सिलरी लाइन के जस्ट पहले वाली जगह वो क्या हो गया हमारे पास में
5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और लास्ट हो गया हमारे पास में 6 होती है हमारे पास में 5th इंटरकोस्टल स्पेस एक्सिलरी लाइन। ये जो हमारे पास एक्सिलरी लाइन है वहां पे सैचुरेटेड होती है कौन सी दोस्तों, 6 वाली। क्लियर है? तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारे पास में कंप्लीटली, ठीक है। टोटल हो गया V1 से लेके V6 तक। ये होने के बाद हमारे पास में बाकी होगी लेफ्ट राइट वाली, जो ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस की है। तो ये हो गया हमारे पास में राइट वाली। तो ये हो गया सबसे पहले एवीआर। एवीआर कहां पे सैचुरेटेड होती है मैंने पहले बता दिया था। ये डायग्राम आपको जो है वो मैंने दिखाया था, ये वाला। ये हो गया हमारे पास में, सॉरी, ये डायग्राम, ये देखिए एवीआर एवीएल, ठीक है। एवीआर राइट साइड में, एवीएल जो है वो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट लेग में। तो ये एवीआर, ये एवीएल और ये एवीएफ। क्लियर है? तो यहां पे जो है वो देख लीजिए, सारी चीज को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास में एवीआर। तो एवीआर कहां पे होती है? एवीआर होती है राइट हैंड में। दूसरी एवीएल, एवीएल होगी लेफ्ट हैंड में। ये एवीएल लेफ्ट हैंड होगी। ये होती है रेड कलर की और ये होती है येलो कलर की। उसके बाद आ जाती है हमारे पास में फिट के अंदर। तो दोस्तों लेफ्ट फिट के अंदर या लेफ्ट फुट के अंदर होती है ग्रीन वाली। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्लैक वाली जो है वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है? ब्लैक वाली न्यूट्रल होती है। तो एवीआर, एवीएल और एवीएफ ये तीनों बन गई। उसके बाद आ जाती है हमारे पास में फर्स्ट लीड, सेकेंड लीड और थर्ड लीड। अब फर्स्ट लीड किन के बीच में बनती है? याद कीजिए डायग्राम, ये वाला फर्स्ट, ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच वाला फर्स्ट लीड, या हम कहें एवीआर और एवीएल के बीच वाला। देख लीजिए ध्यान से, इन बिटवीन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, एवीआर और एवीएल के बीच वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकेंड लीड। सेकेंड लीड कौन सी थी दोस्तों हमारे पास में? सेकेंड लीड थी राइट हैंड और लेफ्ट लेग के बीच में। ये देखिए राइट हैंड और लेफ्ट लेग के बीच में ये होगी एवीआर और एवीएफ। क्लियर है? और उसके बाद आ गया हमारे पास में थर्ड वन। वो कौन सी होती है हमारे पास में दोस्तों? लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग के बीच की होती है। तो वो हो गए एवीएल और एवीएफ, एवीएल और एवीएफ। क्लियर है? अब देखो डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको जो हो बताता हूं ताकि ये सारी चीज क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो हो हम ईसीजी को रीड करना देखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये कोई ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं ताकि सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ये क्लियर है। देन उसके बाद थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ये है। देन ये मैं थोड़ा चेस्ट बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ये लो, ये चेस्ट और ये लेग, ये राइट है और ये लेफ्ट लेग। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये हो गई V1। V1 कहां थी? V1 थी हमारे पास में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मेरे साथ साथ बताइए, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन राइट साइड। क्लियर है? V2। V2 कहां थी दोस्तों? V2 कहां थी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर एक्सटर्नल लाइन लेफ्ट साइड में। क्लियर है? V3 कहां थी? V3 थी हमारे पास में V2 और V4 के बीच में। तो V4 कहां थी? V4 थी हमारे पास में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है? उसके बाद V5 कहां थी हमारे पास में? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और लास्ट आ गए हमारे पास में V6 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एक्सिलरी लाइन। क्लियर है? सारी चीज क्लियर हो गई, कोई रटना नहीं है। और ये सारे के सारे जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आते हैं और ये जो है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में ये राइट हैंड है और ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट हैंड है। ये राइट लेग होगी और ये लेफ्ट लेग होगी। अब मैंने आपको जो है वो इस तरीके से, सबसे पहले ये हो गया हमारे पास में AVR, राइट हैंड में है, ये राइट साइड है, ये हो गया AVR। अब उसके बाद में येलो कलर वाला कौन सा था? AVL। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीज हो जाए। ये था हमारे पास में AVL। ठीक है, हो गया क्लियर दोस्तों? उसके बाद आता है ये हो गया हमारे पास में ग्रीन कलर वाला, ये था AVF। ये हो गया हमारे पास में तीनों लीड V1 से लेके V6 तक। तो ये टोटल होगी 6 लीड, ये होगी 6 लीड। उसके बाद ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं। क्लियर है?
ब्लैक वाली थी वो नेचुरल होती है, ये नेचुरल है। क्लियर है, इसका कोई वो जो है वो हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अब उसके बाद में एवीएल और एवीएल के बीच में ये वाली, ये होगी फर्स्ट लीड। क्लियर है, उसके बाद में राइट और लेग वाली ये हो गई हमारे पास में सेकेंड लीड। उसके बाद में ये हो गए हमारे पास में थर्ड लीड, ये हो गए हमारे पास में थर्ड लीड। क्लियर है, तो ये 6 हो गई, ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं, तो ये हो गई हमारे पास में 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं। क्लियर है, हो गई टोटल 12 लीड। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में कंप्लीट जो है वो 12 लीड ईसीजी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ईसीजी को हम रीड कैसे करते हैं। तो दोस्तों ईसीजी को रीड करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 3 चीजें और बताई थी। एक बताया था मैंने वेव, एक बताया था मैंने सेगमेंट और एक बताया था मैंने इंटरवल। ठीक है, और मैंने बताए थे कॉलम्स। कॉलम्स आप अच्छे तरीके से जो है वो उसके अंदर आके देख सकते हो। उसके बाद जो है वो हम बता देते हैं बेसिकली मोटा मोटा। ठीक है, एक जो है वो मैं आपको बताऊं ईसीजी के बारे में, अगर देखें तो दोस्तों इस तरीके का जो है वो आपके पास में पेपर देखा होगा, हो सकता है शायद दिखे नहीं दिखे, आई थिंक आई डोंट नो, ऐसा वाला जो है वो आपके पास में पेपर होगा। कुछ इसमें डार्क लाइनें दिखाई देगी और कुछ जो है उसमें स्मॉल लाइंस दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से चलता है उसको मैं आपको एक मोटा मोटा जो है वो एक निमोनिक्स या हम कहूं कि एक रूल बताता हूं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो 2 प्रकार की चीजें हैं, एक स्मॉल बॉक्स आता है और एक लार्ज बॉक्स आता है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, एक स्मॉल बॉक्स होता है और एक जो है वो लार्ज बॉक्स होता है। इसको हम देखेंगे तो इसको देखने के बाद जो है वो हमें पता चलेगा कि वो ईसीजी जो पेपर चलता है वो किस तरीके से चलता है, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली आप कोई सा भी एक जो है वो समीकरण याद रख लीजिए। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट है कि 25 mm पर सेकेंड जो है वो ईसीजी पेपर चलता है। यानी कि ईसीजी पेपर जो है उसकी सीक्वेंस अगर आपने 12 लीड ईसीजी देखी होगी तो उसके नीचे दिया हुआ आएगा 25 mm पर सेकेंड जो है वो आगे की तरफ खिसकता रहता है। क्लियर है, इसको याद रख लो, चाहे इसको याद रख लो कि 300 बॉक्स क्या है, 300 बॉक्स, अच्छा इसमें है लार्ज बॉक्स, 300 लार्ज बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो निकल जाते हैं। ईसीजी पेपर के अंदर जो निकलते हैं 300 लार्ज बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर निकल जाते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में सारी चीजें एक ही जगह आके मिलेगी, सारे जो ये चौराहे हैं वो एक ही जगह पे आके मिलेंगे। आप किसी को भी याद रख लो, या हम कहें कि एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। क्लियर है, अगर मैं लार्ज बॉक्स यहां पे बनाऊं तो ये कोई लार्ज बॉक्स है। ठीक है, तो ये कोई ये लार्ज बॉक्स है, तो इसके अंदर 5 जो है वो स्मॉल बॉक्स इस तरीके से मिलेंगे। आप कैसे भी काउंट कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, चीज वो आएगी, देखो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। एक लार्ज बॉक्स के अंदर जो है वो आपको 5 स्मॉल बॉक्स मिलेंगे। अब देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, चीज एक ही है, चाहे एक चीज को याद रख लो, ये जितने भी चीजें हैं सब घूम फिर के वहीं आएगी। एक चीज याद रख लो कि ये जो छोटे वाला बॉक्स है ना वो 1 mm का है। क्या है, ये जो बिल्कुल छोटे वाला बॉक्स है वो 1 mm का है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, और ये 5 छोटे बॉक्स जो है वो मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। ये 5 छोटे बॉक्स मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। या मैं इसको कहूं कि ये देख लीजिए ये 5 mm का है, तो कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक बॉक्स 1 mm का, 1 mm 1 mm, 1 mm इसकी जो है वो चौड़ाई है, 1 mm इसकी लंबाई है, तो 1 2 3 4 5 mm हो गया, तो ये 5 mm का है। ऐसे भी ये 5 mm का ही होगा, ये 5 mm का होगा, तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। या एक लार्ज बॉक्स में जो है वो 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं तो कोई डाउट है आपको कि 1500 स्मॉल बॉक्स, 1500 स्मॉल बॉक्स इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो 1500 स्मॉल बॉक्स निकल जाते हैं।
300 जो है वो लार्ज है, एक के अंदर कितने हैं 5 हैं, तो 1500 हो गए, 1500 स्मॉल बॉक्स निकाल दो, या कैसे भी कर लो, इसको देख लो आप, तीनों में से चीजें एक ही है, तीनों चीजें एक ही है, बस समझने का देर है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लेना, या इसको याद रख लो आप कि 1 मिनट के अंदर 300 लार्ज बॉक्स निकल देते हैं। एक लाइन याद रख लो, तीनों चीज एक ही है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि 1 मिनट के अंदर 300 लार्ज बॉक्स, यानी कि 5 mm 5 mm, ऐसे 300 बॉक्स 1 मिनट के अंदर जो है वो ईसीजी पेपर निकाल देती है। ठीक है, अब इसी से ले लो, एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्स हैं 5 हैं, तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 स्मॉल बॉक्स आ गए 1 मिनट के अंदर। कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने क्या लिखा 25 mm पर सेकेंड। अब 25 mm पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 25 mm 25 स्मॉल बॉक्स, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना 1 mm का स्मॉल बॉक्स 1 mm का है, बड़ा वाला 5 mm का है। ठीक है, तो 25 mm स्मॉल बॉक्स, यानी कि 5 बॉक्स, बड़े वाले 5 बॉक्स, ठीक है, या यहां पे ले 5 बिग बॉक्स, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर निकल जाते हैं। 5 1 सेकंड के निकल जाएंगे, तो 1 मिनट के अंदर कितने निकलेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो कितने निकल जाएंगे 300। तो कहां डाउट आ रहा है, चीज वही है, तीनों में से एक ही चीज ले लो, तो 300 लार्ज बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर निकाल देते हैं। अब बात आती है कि एक बॉक्स का टाइम कितना होता है, तो इसको हम ले लेते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने बॉक्स निकाल रहे हैं 300, तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने बॉक्स निकाल रहे हैं 300 बॉक्स निकाल रहे हैं, ये लो। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर, या वही ले लो, फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसमें 300 बॉक्स 1 मिनट के अंदर निकल रहे हैं, तो 300 बॉक्स कितने टाइम के अंदर निकल रहे हैं 1 मिनट के अंदर निकल रहे हैं। इसको मैं ऐसे लिखूं 300 बॉक्स लार्ज बॉक्स 60 सेकेंड, कोई दिक्कत है, मिनट को मैंने 60 में कर दिया, तो एक बॉक्स का कितना टाइम आएगा, तो एक बॉक्स का आ जाएगा दोस्तों 60 डिवाइडेड बाई 300, इसको इससे काटो, ये हो गया 5, यानी कि 1.5, यानी कि कितना आ गया 0.22 सेकेंड। क्लियर है, 0.2 सेकेंड। अब इसमें आ जाइए हमारे पास में, ये जो है ये वाला जो बॉक्स है, लार्ज बॉक्सों को ले रहे थे अपन, ठीक है, चलो वहीं पे ले लेते हैं, आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये मैंने बॉक्स बनाया, ये मैंने बॉक्स बनाया लार्ज बॉक्स, हम लार्ज बॉक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि 300 क्या था लार्ज बॉक्स था, 300 लार्ज बॉक्स था, स्मॉल तो 1500 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, तो ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, क्लियर है, ये लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब देखो एक बड़ा बॉक्स, ये बड़ा बॉक्स, अब देखिए ध्यान से, यहां सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद नहीं, मैंने क्या कहा था कि ये एक छोटे वाला जो है वो कितने mm का है 1 mm का है, ये है 1 mm का, तो ये टोटल कितना हो गया, ये लो ये हो गया 5 mm, क्लियर है, तो ये लो 5 mm, क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है वो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम कितना आ रहा है दोस्तों, एक बॉक्स का कितना टाइम आ रहा है, ये टाइम की बात करें तो ये आ गया 0.2 सेकेंड, ये लो 0.2 सेकेंड। अब देखिए ऐसे इस बड़े बड़े बॉक्स में 0.2 सेकेंड जो है वो एक बॉक्स का निकल के आ रहा है, यानी कि 0.2 0.2 0.2 0.2, ऐसे 4 बॉक्स मिल जाएंगे तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये 0.2 0.2 0.2 0.2, यानी कि एक ईसीजी जो है वो ऐसे बड़े 4 बॉक्स के अंदर एक ईसीजी साइकिल जो है या एक ईसीजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं स्मॉल बॉक्स की बात करूं तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों इसमें 5 का भाग दे दो, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, टोटल टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, तो एक छोटे बॉक्स की कितना टाइम आ जाएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 0.04 सेकेंड। क्लियर है, तो ये एक छोटे बॉक्स में कितना लगता है 0.4 सेकेंड। क्लियर है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्लियर होगी। सारे बॉक्स का क्लियर हो गया, क्योंकि ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, पीआरए इंटरवल में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आगे काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट आने वाली है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ईसीजी ड्रॉ करके दिखाओ, नॉर्मल ईसीजी,
तो आपको ये पता चल गया है कि 0.2 सेकंड ये पूरा बॉक्स है। तो मैं कहूं कि इसमें जो है वो आपको ईसीजी शो करना है। तो दोस्तों ईसीजी शो करना तो मैंने आपको पहले पार्ट फर्स्ट में बताया था 0.1 सेकंड, या यहीं पे देख लो एट्रियल सिस्टोल में कितना लगता है 0.1 सेकंड। क्लियर है, यानी कि 2.5 बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास में पी वेव कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि यूं ये हमने शुरू किया, ये पी वेव जो है 2.5 बॉक्स के अंदर, क्यों? क्योंकि टोटल जो है 0.2 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड में पी वेव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आपको देखना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पीआर इंटरवल ये सब चीजें जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब देखो 1 बाय 1 करके जो है वो आगे ईसीजी में आते हैं। ये सारा हमने बॉक्स देख लिया और किस तरीके से जो है वो सारी चीजें निकल के आ गई। इसमें से आप कोई भी एक चीज याद रख सकते हो। 300 बॉक्स लार्ज जो है वो याद रखोगे तो ये इजी वे है, चीजें सारी वो ही निकल के आएगी। 300 लार्ज बॉक्सेज कर दो या 1500 जो है वो स्मॉल बॉक्स कर दो, एक ही बात है। या 25 mm पर सेकंड करोगे तो भी एक ही बात है। 25 mm बोले तो 5 बिग बॉक्स, और 5 बिग बॉक्स को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब उसके बाद में जो है वो ईसीजी का जो पुराना वाला था उसको 1 मिनट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले हो चुका है। फिर हम ईसीजी रीड पे आएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो था वो नॉर्मल ईसीजी था, ये हमारे पास में नॉर्मल ईसीजी था। ये P है, ये Q है, देन ये R है, देन ये S है और देन ये T है। दोस्तों 3 चीजें थी, एक था हमारे पास में वेव, एक था हमारे पास में सेगमेंट और एक था हमारे पास में इंटरवल। इन तीनों का डिस्कशन हो चुका है, 1 मिनट के अंदर बता रहा हूं। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस आ रही है दैट इज वेव। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस आ रही है उसको वेव कहते हैं। क्लियर है, तो यहां पे देखिए क्या है, पी वेव है। वेव क्या था, वेव है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या दूसरे शब्दों में कहें, ईसीजी की लैंग्वेज में कहें, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो रहा है वो है वेव। तो यहां पे पी वेव होती है, एक स्मॉल क्यू वेव भी होती है, एक आर वेव भी होती है, एक एस वेव भी होती है। अलग अलग भी बोल सकते हो, तीनों को एक साथ भी बोल सकते हो, क्यू आर एस, ठीक है। और एक हो गई टी, ये हो गई वेव। उसके बाद था दोस्तों हमारे पास में सेगमेंट। दूसरी चीज थी हमारे पास में सेगमेंट। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ईसीजी पार्ट फर्स्ट में इसको अच्छे से समझाया गया है। 2 वेव के बीच की जगह को सेगमेंट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई टफ नहीं है, कोई रटना नहीं है। 2 वेव के बीच की जगह को सेगमेंट कहते हैं, या ईसीजी की लैंग्वेज में कहें जहां पे इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है उसको वेव, उसको जो है वो सेगमेंट कहते हैं। देखिए सीधी लाइन है जो है वो सेगमेंट है। तो ये हो गया सेगमेंट, एक ये हो गया सेगमेंट, एक ये हो गया सेगमेंट। क्लियर है, तो वेव के बीच वाली जगह को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, PQ सेगमेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं PR। क्यों? क्योंकि Q जो है वो इनडिफाइंड होती है, या हम कहें कि एक तरीके से जो है वो सूक्ष्म होती है, बहुत सारी ईसीजी में मेजर नहीं की जाती है, इसलिए इसको PR सेगमेंट बोलते हैं। तो ये P और R सेगमेंट, ये हो गया हमारे पास में PR सेगमेंट। क्लियर हो गया, 2 वेव की बीच की जगह को जो है वो सेगमेंट बोला जाता है। अब लास्ट आ जाता है इंटरवल। इंटरवल की एक सीधी डेफिनेशन है, वेव और सेगमेंट को मिला के इंटरवल बोला जाता है। 2 वेव बोल दो, 2 वेव एक सेगमेंट बोल दो, या 2 वेव 2 सेगमेंट मिलके बना लो, या 1 वेव 2 सेगमेंट मिलके बना लो। कोई भी वेव, कितने भी सेगमेंट आपस में मिलके क्या बनाते थे दोस्तों, इंटरवल। तो लास्ट आ गया हमारे पास में इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल PR इंटरवल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में ईसीजी में। अब PR सेगमेंट तो क्या था, P खत्म होने के बाद से लेके R तक की वाली दूरी थी, लेकिन PR इंटरवल क्या होगा, P स्टार्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लेके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच की दूरी है, उसको बोलते हैं PR इंटरवल। बेसिकली PR इंटरवल कितना होता है दोस्तों, PR इंटरवल होता है 0.1 से लेके 12 से लेके 0.2 या 20 सेकेंड, ये होता है PR इंटरवल। और दोस्तों इसको तो आप रट ही लो, क्योंकि एग्जाम में PR इंटरवल तो सबसे ज्यादा होता है। फिर से बता रहा हूं, अगर PR सेगमेंट, ये हो गया PR सेगमेंट। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ईसीजी पार्ट फर्स्ट में ये सारी चीजें दे रखी है, इसलिए आपको ये समझने से पहले ईसीजी पार्ट फर्स्ट में जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सुपरफिशियली बताया, तो ये सारी चीजें जो हो आपको देखने को मिल गई। वेव क्या थी, P वेव होगी,
QRS होगी, T वेव होगी। ये 3 प्रकार की वेव होगी। सेगमेंट कहते हैं दोनों के बीच की दूरी, ये सेगमेंट हो गए। इंटरवल कहते हैं किसी दो को या दो से अधिक मिला के जो है वो इंटरवल हो गए। PR इंटरवल जैसे हमने लिया, एट्रियम से जो है वो कॉन्ट्रेक्शन चला, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन की तरह, वो बीच की दूरी हो गई हमारे पास में 0.2 सेकेंड। नॉर्मल हो गया। PR इंटरवल कितना हो गया दोस्तों? 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड। क्लियर है? अब उसके बाद में आ जाता है ECG में हम रीड कैसे करते हैं, और उसके बाद जो हो हम MCQ देखेंगे इससे रिलेटेड। बेसिकली मैं आपको ECG में बताऊंगा कि फ्लटर में क्या होता है, फिब्रिलेशन में क्या होता है, टेकीकार्डिया में क्या होता है, सिस्टोल में क्या होता है। ये सारी चीजें जो है वो हम आगे 1 बाय 1 करके जो है वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास में एक बेसिकली जो है वो मैंने आपको नॉर्मल साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम जो है वो क्या होती है उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। नॉर्मल साइनस रिदम कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल ECG। अब नॉर्मल ECG में हमें क्या होगा, देखो रेट समान रहेगी, रिदम समान रहेगा, सारी वेव देखने को मिलेगी, दैट इज नॉर्मल साइनस रिदम। देखिए P वेव है, QRS है, T है, फिर P है, फिर QRS है, फिर T है, फिर P है, QRS है, T है। एक नॉर्मल सीक्वेंस से जो है वो चली आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम का देखो अभी मैं इन इमेज के माध्यम से आपको डेफिनेशन क्लियर करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं रटाने में विश्वास नहीं करता। मैं इमेज देख के बता दूं कि ये तो टेकीकार्डिया है, अरे तो ये तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपका थोड़ी ना हुआ है। आप देख के कैसे बताओगे कि इसमें क्या है, और मैं पूछूंगा कि इसमें वेंट्रिकल टेकीकार्डिया क्यों है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्यों नहीं है, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो वो डिफाइन की बात कर रहा हूं। तो डेफिनेशन यहां पे मैं बता रहा हूं कैसे होता है। नॉर्मल साइनस रिदम में जो है वो हमारे पास में आता है कि नॉर्मल P वेव है, QRS है, T है, P है, QRS है, T है, P है, QRS है, T है। एक नॉर्मल सीक्वेंस में सारी चीज चली आ रही है, ये हमारे पास में नॉर्मल साइनस रिदम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया, अब यहां पे देखो चार्ट नहीं है, आप कहोगे कि सर चार्ट तो है नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, मैं आपको यहां पे डेफिनेशन फाइट कर रहा हूं। MCQ में हमारे पास में चार्ट भी होगा, इमेज भी होगी। क्लियर है? तो देखो ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली आपको पता है ब्रेडिकार्डिया का होता है हार्ट रेट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से जो है वो कम हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है दोस्तों? 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये होती है हमारे पास में नॉर्मल हार्ट बीट। अब 60 से कम हो जाए दैट इज ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ऊपर चला जाए दैट इज टेकीकार्डिया। तो यहां पे देखिए कि बिल्कुल स्लो चीजें जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों? ब्रेडिकार्डिया। नाम से पता चल रहा है, आप कह सकते हो कि जो रेट है P भी दिखाई दे रहा है, QRS भी दिखाई दे रहा है, T भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। P QRS T, P QRS T, सारी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन रेट जो है वो स्लो है, तो यही ब्रेडिकार्डिया है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या था दोस्तों? टेकीकार्डिया होता है हार्ट बीट जो है वो 100 से ऊपर होना। देखिए यहां पे भी सारी चीजें P है, QRS है, T है, P है, QRS है, T है, P है, QRS है, T है, जस्ट ठीक है। उसमें सारी चीजें हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल डायस्टोल है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रेट थोड़ा जल्दी आ रही है, यानी कि हार्ट बीट 100 से ज्यादा आ रहा है, वो हो गया टेकीकार्डिया। इसीलिए मैं इमेज दे के बता रहा हूं, कल को आपको ECG देखने के बाद जो है वो दोस्तों ये जरूर पता चले कि हमको किसी ने ECG पढ़ाई है। ठीक है? और जितना ज्यादा जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कोई भी डाउट हो, अपने मन में जो विचार आए ना वो आप कमेंट में कहिए। ठीक है? आपको अच्छा लगा कोई बात नहीं, सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ाएं, जैसा कि डायलॉग ये है, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। तो आपको चाहे हमने ECG पार्ट पढ़ा, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ा है कि एग्जाम में दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमसे गलत नहीं होगा। तो वही सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से जो है 1 बाय 1 करके जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हो गया टेकीकार्डिया, PQRS है, बस थोड़ा सा जो है वो रेट फास्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। देखो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फ्लटर, इन दोनों चीजों में जो है, या वेंट्रिकल टेकीकार्डिया, देखो दो चीजें हैं, फ्लटर और फिब्रिलेशन तो दोनों एक ही चीज है, एग्जाम में दोनों अलग अलग नहीं है। अब देखो दोनों को क्या होता है।
वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, और सबसे ज्यादा बच्चों की गलती भी यही होती है। अब दोस्तों दे लेते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में होता है, फिब्रिलेशन का मतलब होता है हार्ट बीट जो है वो 300 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा हो जाना, 300 पर मिनट से भी जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिलेशन। अब बात आती है कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपको जो है वो ध्यान रखना है कि यहां पे आपको कोई भी चीज PQRST में कहीं पे भी आप जो है वो उसको सिग्निफाइंट नहीं कर सकते, ठीक है। P कहां बन रही है, QRS कहां बन रही है, कुछ भी सिग्निफिकेंट आप नहीं कर सकते, वो चीज होती है हमारे पास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। अब आप कहोगे कि सिर्फ वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, दोस्तों वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में जो है वो हमें एक चीज जो है वो मोस्ट कॉमन होती है, वो होती है हमारे पास में QRS, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी आपको QRS ढंग से दिखाई नहीं देगा। क्या है, QRS कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक फिब्रिलेशन में जो है वो QRS का रेशियो जो है वो काफी होता है, छोटा होता है। QRS जो है वो काफी, यानी कि उसकी इमेज या इंपल्स जो है वो इतने नहीं डिफाइन होते जितने की टेकिकार्डिया में होते हैं। फिब्रिलेशन में आपको देखो इस तरीके से सारी चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, एक तो आप PQRS में जो है वो P और QRS में जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसकी जो इंपल्स की जो डेप्थ है वो भी कम होगी। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में क्या होगा, PQRS में QRS हमें बड़े बड़े थोड़े दिखाई देंगे, QRS जो है वो डीपली दिखाई देंगे। देखो नेक्स्ट में देखो, ये देखिए, देख रहे हो ये नोच, ये सारी नोच देख रहे हो, ये सारी नोच जो है वो हमें किस में दिखाई देगी, टेकिकार्डिया के अंदर में, ठीक है। तो ये मेन जो है वो हमारे पास में डिफरेंस आता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। एग्जाम में इनमें ही जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक MCQ भी मैंने डाला है, चलो अभी यहां दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे को जो है वो आपका टेस्ट लेने के बजाय इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज जो है वो समझ में आए। देखिए एक क्वेश्चन जो है मैंने डाला होगा, इसमें ऑफकोर्स डाला होगा, हाँ ये देखिए, देख रहे हो, ये है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी आगे, ठीक है। ये देख रहे हो, यहां पे QRS आपको कहीं भी सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा, न P वेव दिख रही, न QRS दिख रहा। ये जो सारी चीजें दिख रही है, तो ये है हमारे पास में दोस्तों, ये है, ये देखिए इस तरीके से सारी चीज दिखाई दे रही है। ये है हमारे पास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, और ये QRS आपको डीपली जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे पास में वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन से रिगार्डिंग है। क्लियर है, नेक्स्ट ले लेते हैं हमारे पास में। यहां तक क्लियर होने के बाद जो है वो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, ये हो गया वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। क्योंकि ये जो नोच देख रहे हो आप, ठीक है, ये नोच जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, ये दिखाई देगी हमें वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में। उसके बाद ले लेते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, अब देखिए दोस्तों, अब आप कहोगे कि सर एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट पहली तो ये चीज है कि यहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स अच्छे से बनता है। देखिए यहां पे QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको अच्छे से बनाई दिखाई देगा। दिक्कत कहां आएगी, एट्रियम में, यानी कि P वेव आपको कहीं पे भी जो है वो सही तरीके से दिखाई नहीं देगी। क्लियर है, एट्रियल फिब्रिलेशन में हमें जो है वो मेन प्रॉब्लम है कि P वेव जो है वो ढंग से दिखाई नहीं देगी। पूरी ECG में आपको वेंट्रिकल QRS कॉम्प्लेक्स सही दिखाई देगा, लेकिन P वेव कहीं पे भी जो है वो दिखाई नहीं देगी। ये मेन डिफरेंशिएट है। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है वो QRS अच्छे से दिखाई देगा, और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में न QRS दिखाई देता है न P दिखाई देती है। क्लियर है, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में P दिखाई नहीं देती है, QRS जो है वो अच्छे से दिखाई देगा। क्लियर है, सारी इमेज जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो है वो बिल्कुल जो है वो हमें पीक ढूंढने से भी आपको दिखाई नहीं देगी। एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर ऑलमोस्ट जो है वो सेम से होते हैं। एग्जाम में या तो फिब्रिलेशन पूछा जाएगा या जो है वो फ्लटर पूछा जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एसिस्टोल। एसिस्टोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधी रेखा, यानी कि आदमी जब जो है वो ऊपर पहुंच जाता है तो वो हो जाती है हमारे पास में एसिस्टोल, सीधी रेखा में जो है वो गमन हो गया।
क्लियर है? सारी चीज होगी, सारी की टिप्स पे बता रहा हूं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नॉर्मल साइडनेस रिदम। नॉर्मल साइडनेस रिदम में हमने देखा था कि PQRST सब कुछ सिग्निफिकेंट दिखाई देता है। फिर हमने देखा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हमने देखा कि PQRS दिखाई तो देता है लेकिन काफी स्लो होता है। उसके बाद हमने जो है वो चलो 1 बाय 1 करके देख ही लेते हैं ताकि आपको कोई ये हमारे पास में नॉर्मल साइडनेस रिदम था। नॉर्मल साइडनेस रिदम में PQRST सब कुछ सही दिखाई देता है, नॉर्मल रेट में देता है। देन ब्रेडिकार्डिया में हमने देखा कि PQRS सब कुछ सही दिखाई देगा लेकिन रेट जो है वो काफी स्लो होगी। उसके बाद टेकिकार्डिया में वही PQRS सही तरीके से दिखाई देगा लेकिन रेट जो है वो थोड़ी फास्ट होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो PQRST कुछ भी जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, जस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन वेंट्रिकल टेकिकार्डिया के बीच में आता है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में जो है वो QRS अच्छे से नोच में दिखाई देता है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास में एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में P जो है वो नहीं दिखाई देती है। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास में एट्रियल सिस्टोल, जिसमें एक सीधी रेखा में जो है वो बनती है, जिसमें हार्ट रेट जो है वो नहीं होती या हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे पास में सारा जो है वो आ गया हमारे पास में नॉर्मल ECG का। हमने सबसे पहले कार्डियक साइकिल पढ़ा, किस तरीके से एट्रियल सिस्टोल होता है, किस तरीके से वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, किस तरीके से वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। उसके बाद में हमने जो है वो हमने पढ़े हमारे पास में ECG इलेक्ट्रोलाइट के प्लेसमेंट के बारे में, और उसके बाद में हमने जो है वो किस तरीके से इमेज होती है उनको देखा। अब लास्ट हम देख लेते हैं हमारे पास में, उसके बाद MCQ सेशन सॉल्व करेंगे कि बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो है वो हमें क्या क्या चीज दिखाई देती है, तो उसको हम ले लेते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है वो दिखाई देने से पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमें जो है आपने देखा था ECG पार्ट फर्स्ट के अंदर पूरी चीज देखी थी कि कौन कौन से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स काम में आते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारी चीजें आती है। तो इनको 1 बाय 1 करके जो है वो हम ले लेते हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके ले लेंगे तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सोडियम जो है वो जब इन होता है, सोडियम जब है वो इन होता है तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, सोडियम जैसे ही इन होगा तो सोडियम इन होने की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, हम कहें कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो शुरू होता है। तो एक्शन पोटेंशियल शुरू होने के लिए या स्टार्टिंग के लिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सोडियम का जो हो बेसिकली क्या रोल होता है या ECG में सोडियम जो है वो कहां फाइंड आउट करोगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम से रिलेटेड, पोटेशियम से रिलेटेड और कैल्शियम से रिलेटेड, ठीक है। इनको 1 बाय 1 कर। सोडियम दोस्तों आपको स्टार्टिंग फेज देगा, ठीक है। ECG में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं आती है। अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट करने का काम करता है वो करता है सोडियम। क्या करता है? स्टार्ट करने का काम जो है वो हमारे पास कौन करता है? सोडियम करता है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, सोडियम जो है वो स्टार्ट करने का काम करता है। उसके बाद आपने QRS में देखा, ठीक है। QRS में आपने जो है वो इमेज देखी होगी, ये देखिए जो है वो आपको, ये देखिए, ये इमेज से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सोडियम जो है वो स्टार्टिंग में काम आया, उसके बाद स्टार्टिंग में काम आने के बाद अगर मान लीजिए सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है या डिक्रीजनेस आ जाती है तो दोस्तों इसकी रेट में प्रॉब्लम आती है, हार्ट रेट की प्रॉब्लम आती है। ECG में कोई चीज नहीं। अगर सोडियम इंक्रीज होगा, सोडियम इंक्रीज होगा तो हमारे पास में जो है वो रेट बढ़ जाएगी, और सोडियम डिक्रीज होगा तो रेट कम हो जाएगी। बाकी ECG में आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। अब आ जाता है हमारे पास में कैल्शियम के बारे में। तो दोस्तों कैल्शियम को देखने के लिए अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा, ध्यान से दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया होगा तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो शॉर्ट होगा, QRS कॉम्प्लेक्स सिकुड़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर कैल्शियम कम है तो स्लो में होगा, ठीक है। 2 चीजों में आपको जो है वो करके देखूं। ये हमारे पास में ये नॉर्मल देखो, अगर हमारे पास में जो है वो एक होता है, ये हो गया हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, और अगर इसी को मैं कहूं हाइपरकैल्सीमिया में तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये जो चीज निकल के आ गई ये हाइपरकैल्सीमिया,
हाइपरकैल्सीमिया। क्लियर है? तो ये दोनों चीज निकल के आ गई, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। अगर QRS वाइड हो रहा है दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, और अगर QRS जो है वो श्रिंक हो रहा है दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। क्लियर है? अब आ जाती है हमारे पास में नेक्स्ट चीज कि पोटेशियम का होगा। ये देखिए, ये हो पोटेशियम। अब देखो, अगर पोटेशियम T12 वेव है दैट इज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में T वेव टोल होती है और हाइपोकैलेमिया में जो है वो इन्वर्टेड T वेव होती है। ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो है वो देखने को मिलेगी। इमेज के रूप में जो है वो हम देख सकते हैं कि ये देखिए, इमेज के रूप में जो है वो हम देख सकते हैं। देखिए, ये है हमारे पास में नॉर्मल, ये देखिए, ये P देन Q देन R देन S देन T, ये सारी चीजें जो है वो यहां पे निकल के आ रही है, P Q R S T, ये नॉर्मल चीजें हैं। ये P जो है वो एट्रियल है और ये QRS जो है वेंट्रिकल है और T जो है वो कंप्लीट डायस्टोल है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे एक चीज है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में देखिए ये U वेव जो है वो इन्वर्टेड है। हाइपोकैलेमिया में U वेव जो है वो इन्वर्टेड है, और हाइपरकैलेमिया में क्या होगा कि ये T वेव जो है वो टोल होती है। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, ये T वेव जो है वो टोल होती है। अब देखिए हाइपोकैल्सीमिया में, देखिए हाइपोकैल्सीमिया में क्यूवर्टेड जो है प्रोलोंग्ड हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें कि QRS जो है वो वाइड होता है। ये QRS जो है हमारे पास में वाइड होगा हाइपोकैलेमिया में, और हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, ये QRS जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। अब लास्ट आ जाता है कि हार्ट ब्लॉक में जो है वो हम किस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हार्ट ब्लॉक में जो है वो हमारे पास में 3 डिग्री के हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहां पे जो है वो PR इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है। PR इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बस इतना ही चेंज हो जाता है फर्स्ट डिग्री में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो PRA इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल PRA इंटरवल कितना होता है दोस्तों, 0.12 से 0.20 सेकेंड, तो वो 0.2 सेकेंड से जो है वो बढ़ जाता है। ये हो जाता है हमारे पास में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। क्लियर है? PR इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? PR इंटरवल जो है वो हमारे पास में बढ़ जाता है फर्स्ट डिग्री में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकेंड डिग्री में। सेकेंड डिग्री में जो है वो है हमारे पास में, ये 2 तरीके का होता है, एक मोबिटेज फर्स्ट, एक मोबिटेज सेकेंड। मोबिटेज फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, मोबिटेज फर्स्ट में PRL इंटरवल ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास में PR जो है ये QRS को जो है वो फॉलो नहीं करता है। क्या करता है कि ये PRA इंटरवल बढ़ता रहता है और ये QRS को जो है वो फॉलो नहीं करता है। मोबिटेज सेकंड में क्या करते हैं दोस्तों कि एक सीक्वेंस के बाद में, यानी कि जैसे 3:2 या 4:1, इस तरीके से क्या होता है कि ये चीजें जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होती रहती है। ये धीरे धीरे चीजें जो है वो डिक्रीज होती रहती है। एक फिक्स आने के बाद में जो है हमारे पास मान लीजिए PQRS सही तरीके से आया और उसके बाद वो चीज जो है वो खत्म हो, P धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाती है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो हमारे पास में कोई भी चीज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। न PQRS जो है वो सिग्निफिकेंटली आता है, न P वेव उसके अकॉर्डिंग चलती है, न QRS जो है वो उसको अकॉर्डिंग चलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में MCQ। MCQ को 1 by 1 करके जो हम देखेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पास में MCQ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं MCQ। MCQ में हमारे पास में फर्स्ट MCQ जो है वो इस तरीके से, हु डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ECG को जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों ECG को डिस्कवर करने वाले थे हमारे पास में विलियम एंथोवेन। विलियम एंथोवेन जो है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो सबसे पहले ECG को जो है वो डिस्कवर किया था, और ECG के बारे में जो है वो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में जो है वो इसको बताया था।
विलियम हिच है, स्टेवर्ड है, हॉबर्ट मैन है, इनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने जो है वो ये नहीं बताया था ईसीजी के बारे में। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में सीधा आंसर जाएगा, वो जाएगा डी। तो आंसर आ गया हमारे पास में डी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो है वो किसने डिस्कवर किया था। सीधा क्वेश्चन है और सीधा जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है उसका इन्वॉल्वमेंट आपका जो है वो जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तभी चीजें जो है वो आगे सही निकल के आएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, क्या है, इन द केस ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट डीपोलराइजेशन स्टिमुलाई अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डीपोलराइज नॉर्मल हार्ट बीट है तो जो डीपोलराइजेशन की प्रोसेस है या जो सिस्टोल की प्रोसेस है या जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वो कहां से शुरुआत होती है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इन नॉर्मल हार्ट बीट के अंदर डीपोलराइजेशन स्टिमुलेशन जो है वो कहां से अराइज होगा। तो दोस्तों आपने ये नॉर्मल हार्ट देखा, नॉर्मल हार्ट में आपने देखा कि स्टिमुलेशन कहां से शुरू होता है, ऐसे नोड से होता है। ऐसे नोड से स्टिमुलेशन कहां जाता है, एवी नोड में जाता है। एवी नोड से जो है वो किस में जाता है दोस्तों, एवी बंडल्स में जाता है। एवी बंडल से जो है वो किस में जाता है, पुरकंजे फाइबर्स में जाता है। ऑलरेडी जो है हमारे ईसीजी फर्स्ट पार्ट में ये चीज कंप्लीट हो गई है, आपने देखा भी है। सबसे पहले ऐसे नोड को जो हम प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, फिर एवी नोड के बाद में जो है वो हमारे पास में आ जाता है बंडल ऑफ हिज मान लो, उसके बाद जो है वो एवी बंडल है और एवी बंडल के बाद में पुरकंजे फाइबर्स है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आता है। तो क्वेश्चन हमसे जो है वो सीधा पूछा है कि नॉर्मल हार्ट बीट में डीपोलराइजेशन जो है वो स्टेज कहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले यहाँ पे एपिकार्डियम, जी नहीं दोस्तों। सेकेंड है साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड, यस राइट इज ऐसे नोड। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जी नहीं दोस्तों ये भी नहीं होता। नेक्स्ट हिच बंडल या बंडल ऑफ हिच, दोस्तों यहां पे भी नहीं होता है। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारे पास में बी। क्लियर है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी आपको आंसर लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में जो है वो ये सारी चीजें जो है वो आप क्लियर करते रहिए ताकि आपको ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। क्वेश्चन है व्हाट इज वेव, या कहते हैं व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट। पी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो दोस्तों ये हमारे पास में P, देन Q, देन R, देन S, देन T। क्लियर है, ये P, ये Q, ये देन R, देन S, देन T। क्लियर है। तो P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो दोस्तों आपने कार्डियक साइकिल भी देखा था। P वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। QRS किसको करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। और T किसको करती है, वेंट्रिकल डायस्टोल को। ये तीन प्रोसेस है। यहां पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि P वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। तो पहला है यहाँ पे ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन दे दोस्तों, अगर यहाँ पे सिस्टोल ऑफ एट्रिया बोलता तो भी वही सही था, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया बोलता तो भी वो सही था। क्लियर है। तो P वेव जो है वो किसको डिनोट कर रही है, P वो रे हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, या कहें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोल देता, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया बोल देता, या सिस्टोल ऑफ एट्रिया बोल देता, तीनों चीज एक ही है। तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास में राइट है। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो दोस्तों डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल किसको डिनोट करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होते हैं QRS, ये होते हैं QRS को। तो ये QRS को करते हैं, तो ये नहीं आएगा। अगर यहां पे व्हाट डज QRS वेव रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन बी सही होता। नेक्स्ट रिप्रेजेंट ऑफ द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो दोस्तों रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल किसको डिनोट कर रहा है, या कौन डिनोट करता है, T वेव डिनोट करती है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इसने दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया, यानी कि P और QRS, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में ए। क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है वो आप आंसर देते रहिए ताकि आगे जो है वो हम पढ़ते रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड वेंट्रिकल मसल्स डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल मसल्स में डीपोलराइजेशन होता है उसको कौन डिनोट करता है। पहले वाला था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे आ गया वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, तो वो चीज मैंने पहले बता दी थी। P वेव जो है वो किसको कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। QRS कॉम्प्लेक्स किसको कर रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। T वेव किसको कर रही है, वेंट्रिकल
रिपोलराइजेशन को, और पीआर इंटरवल किसको कर रहा है? पीआर इंटरवल हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो करता है। तो ये चीजें क्या पूछा है? वेंट्रिकल मसल्स डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल मसल्स का डिपोलराइजेशन जो है वो कौन डिनोट कर रहा है? तो वेंट्रिकल मसल्स को जो है वो बी आंसर जो है वो राइट जाएगा। अगर यहाँ पे एट्रियल आता, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिए, पहले वाले में जो है वो पी वेव पूछ लिया, यहाँ पे क्यूआरएस करके जो है वो पूछ लिया, तो ये आएगा हमारे पास में बी, राइट है। क्लियर है? ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको ये सारी चीजें कंठस्थ हो चुकी है। ये एट्रियल पी, क्यूआरएस वेंट्रिकल, और टी जो है वो वेंट्रिकल डिपोलराइज। ठीक है, क्लियर है, सॉरी रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, इसका आंसर आएगा, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी? ईसीजी के अंदर टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, तो टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों, उसको हम ले लेते हैं। तो आपको पता ही है, ये पी है, ये करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्यूआरएस जो है वो क्या करता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और टी जो है वो क्या करती है? वेंट्रिकल डायस्टोल या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। पी क्यू आर एस टी, पी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और टी जो है वो हमारे पास में आ जाता है, दैट इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल। क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी? ईसीजी के अंदर टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डायस्टोल? जी नहीं दोस्तों। एट्रियल सिस्टोल? जी नहीं। एट्रियल सिस्टोल जो है वो पी वेव करती है। देन वेंट्रिकल डायस्टोल? जी दोस्तों, राइट आंसर वेंट्रिकल डायस्टोल। तो सी आंसर जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा। सी आंसर जो है वो राइट जाएगा। जॉइंट डायस्टोल? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आ गई टी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वाइडेंड क्यूआरएस एंड टी वेव टोल्ड ऑब्जर्वर? अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, दो दोस्तों यहाँ पे वाइडेंड क्यूआरएस। अब वाइडेंड क्यूआरएस जो है वो किस में दिखाई देता है? वाइडेंड क्यूआरएस जो है वो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में भी दिखाई देता है। लेकिन यहां पे एक चीज और आ गई, एंड टोल्डेंट टी वेव। टी वेव जो है वो टोल है, टी वेव जो है वो टोल है, तो ये किस में दिखाई देगा? तो दोस्तों एक चीज हो गई हमारे पास में वाइडेंड, ठीक है, वाइडेंड है। अब वाइडेंड का मतलब है कि यहां के अंदर एक तो चीज आ गई, दोनों चीजों को लेके चल रहा हूं कि एक तो वाइडेंड क्यूआरएस है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया, कैल्शियम की जो है वो डिक्रीज है। दूसरी वाइडेंड क्यूआरएस किस में दिखाई देता है? हाइपर कैलेमिया में, हाइपर कैलेमिया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिर्फ वाइडेंड क्यूआरएस पूछते, तो वाइडेंड क्यूआरएस दो चीजों में, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया। लेकिन यहां पे एक चीज और दे देखिए, टोल्ड टी वेव। टी वेव जो है वो काफी ज्यादा टोल है, तो टी वेव जो है वो काफी ज्यादा टोल है, तो वो जो है वो किस में दिखाई देती है? वो हाइपरकैलेमिया में दिखाई देगी। टी वेव टोल जो है वो हाइपरकैलेमिया में जो है वो दिखाई देगी। जब पोटेशियम ज्यादा हो जाता है उसमें दिखाई देगी। पोटेशियम ज्यादा होगा तो टोल होगी और पोटेशियम कम होगा तो इन्वर्टेड होगी। तो क्वेश्चन आता था, ऑप्शन है पहला है हाइपोनेट्रीमिया। पहली चीज हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का ईसीजी में कोई जो है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हार्ट रेट कम और ज्यादा होती है। सोडियम ज्यादा होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होगी, और सोडियम कम होगा तो हार्ट रेट जो है वो कम होगी, तो ये चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया, यस दोस्तों, हाइपरकैलेमिया में क्यूआरएस वाइडेंड होगा, प्लस दूसरी चीज टी वेव टोल होगी। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया है कि क्यूआरएस वाइडेंड होगा और टी वेव जो है वो टोल होगी, तो उसकी वजह से जो है वो हमें क्या दिखाई देगा? बी जो है वो हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपरग्लाइसीमिया। दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया कोई भी ईसीजी की किसी भी वेव में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, जी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरफॉस्फेटमिया। हाइपरफॉस्फेटमिया भी जो है वो हमारे पास ईसीजी में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ गया हमारे पास में, दैट इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। देखो क्वेश्चन है ईसीजी आइडेंटिफाइड बाय पीआर इंटरवल। ठीक है, ईसीजी को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम पीआर इंटरवल पे। 10 becomes longer with every succeeding ECG complex until there is P wave not followed by QRS। अब देखो यहां पे क्या बताया मैंने कि सबसे पहले यहां पे सारे हार्ट ब्लॉक यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 3 हार्ट ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा होता है उसको हम ले लेते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है वो हार्ट ब्लॉक होते हैं। अब देखो 1 बाय 1 करके सेकेंड को फिर से डिवाइड किया गया है, इसको फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मोबिटेज फर्स्ट और मोबिटेज सेकंड, इस तरीके से दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर यहां पे पूरे जो है वो हम हार्ट ब्लॉक को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 100% आएगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना। पहली चीज मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीजी आइडेंटिफाइड बाय पीआर इंटरवल। ईसीजी को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसके द्वारा, पीआर इंटरवल से हम आइडेंटिफाई करें। ये लो, ये हमारे पी, ये लो, क्लियर है। ये पी, देन क्यू, देन आर, देन एस और टी। हम क्या देख रहे हैं, पीआर इंटरवल देख रहे हैं। अब पीआर इंटरवल क्या है, देखो सेगमेंट नहीं देख रहे हैं, सेगमेंट देखते तो ये चीज आ जाती है, सेगमेंट देखते तो ये चीज आ जाती है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इंटरवल। अब इंटरवल कहां है, इंटरवल इसको भी इंक्लूड करेंगे और यहां तक लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल नॉर्मली कितना होता है दोस्तों, 0.20 सेकेंड होता है, ये नॉर्मल चीज है। अब देखो ये सारी चीजें, ईसीजी आइडेंटिफाई पीआर इंटरवल बिकम्स लॉन्गर। पीआर इंटरवल जो है वो लॉन्गर है, चलो ठीक है, एक चीज माइंड में बिठा लिए, पीआर इंटरवल लॉन्गर है। अब उसके बाद विथ एवरी सक्सीडिंग ईसीजी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हर एक ईसीजी कॉम्प्लेक्स के बाद में अंटिल देयर इज पी वेव नॉट फॉलोड, और हर जो ईसीजी वेव बन रही है उसमें पी वेव जो है वो क्यूआरएस को फॉलो नहीं कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए, नॉर्मली क्या होता है, ये पी देन ये क्यूआरएस देन ये टी, फिर पी देन क्यूआरएस देन टी। ठीक है, तो हर पी जो है वो क्यूआरएस को फॉलो करती है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि क्यूआरएस को जो है वो पी वेव फॉलो नहीं कर रही है। यानी कि पी वेव जो है, पीआर इंटरवल तो बढ़ ही रहा है, पीआर इंटरवल तो बढ़ रहा है, लेकिन ये पी वेव जो है वो क्यूआरएस को फॉलो नहीं कर रही है, और कुछ फॉलो नहीं कर रही है तो उसके बाद जो है वो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप सेकेंड, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप फर्स्ट, और फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक टाइप सेकेंड। अब देखो दोस्तों, याद करने के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी, इसके अलावा कुछ भी याद रखना, पूरे हार्ट ब्लॉक आपका क्लियर हो जाएगा। हार्ट ब्लॉक जो है वो यहां पे क्लियर हो जाएगा। 3 चीजें कौन कौन सी, पहला है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यानी कि ये पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। उसके अलावा पी वेव भी होती है, क्यूआरएस भी होता है और टी भी होता है, सब कुछ चीजें होती है, बस पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। पीआर इंटरवल बढ़ने का मतलब क्या है कि ऐसे नोड से जो इंपल्स निकल के वेंट्रिकल में जा रहे हैं वो थोड़े स्लो जा रहे हैं। क्या है, पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, तो यहां से ऐसे नोड से जो इंपल्स निकल के आए ठीक है, कहां पे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में ऐसे नोड से एवी नोड, पुरकंजे फाइबर्स, वो रेट जो है वो स्लो हो रही है। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में थोड़ा सा जो है वो टाइम लग रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्लियर है। तो पहली चीज क्लियर होगी। सेकंड होगी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2 लाइनें हैं। पहली लाइन क्या है, पहली है कि पीआर इंटरवल बढ़ता है, तो पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ रहा है, क्वेश्चन में भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे 2 है, मोबिटेज फर्स्ट और मोबिटेज सेकंड। अब मोबिटेज फर्स्ट में क्या होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ता है लेकिन वो क्यूआरएस को फॉलो नहीं करता है, और क्वेश्चन भी हमारा यही है। ठीक है, कि फर्स्ट हमारे पास में सेकंड हार्ट ब्लॉक में क्या है कि वो हमारे पास में पीआर इंटरवल बढ़ता है लेकिन वो क्यूआरएस को फॉलो नहीं करता, उसके पास जाके जो है वो रुक जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास में मोबिटेज फर्स्ट में। मोबिटेज सेकंड में क्या होता है कि मोबिटेज सेकंड में क्या होता है कि
पीआर इंटरवल बढ़ता है प्लस एक फिक्स के बाद में, ठीक है, 3 रेशियो के बाद में, 4 रेशियो के बाद में जो है वो हमारे पास में जो है वो पी वेव भी खत्म हो जाती है, या तो पी वेव या क्यू वेव जो क्यूआरएस जो है वो एक चीज खत्म हो जाती है। 3:1 या 4:1, एक रेशियो के बाद में जो है वो चीज खत्म हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारे पास में मोबिटेज सेकंड के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक को याद करने का सीधा तरीका है कि एक सीक्वेंस के बाद में क्यूआरएस और पी के बाद में कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। कभी क्यूआरएस खत्म हो रहा है, कभी पी खत्म हो रहा है, कभी क्यूआरएस कभी पी। ये थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पीआर इंटरवल बढ़ रहा है। तो पीआर इंटरवल बढ़ रहा है तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो हट ही गया, इन दोनों में आएगा। लेकिन सिर्फ पीआर इंटरवल बढ़ता तो वो फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक में आता। लेकिन आया और चीजें बोले कि पीआर इंटरवल के साथ साथ वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये भी हट गया। अब ये आएगा कि क्यूआरएस को कौन सा फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता, मोबिटेज फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं करता। इसमें तो जो है पी वेव जो है वो खत्म ही हो जाती है, या कुछ टाइम के बाद क्यूआरएस जो है वो खत्म हो जाती है, एक रेशियो के बाद में। तो एक रेशियो के बाद में अगर खत्म हो रही है तो वो सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक टाइप सेकेंड में आएगा। और पीआर इंटरवल बढ़ रहा है और क्यूआरएस को फॉलो नहीं कर रहा, वो आएगा सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक टाइप फर्स्ट में आ जाएगा। चलो फर्स्ट ले लेते हैं। थर्ड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक, जी नहीं दोस्तों, नहीं आएगा। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री एंट्रीवेंट्रिकुलर ब्लॉक या सेकेंड डिग्री एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक आएगा, लेकिन टाइप सेकेंड, जी नहीं दोस्तों, टाइप सेकेंड नहीं आएगा। टाइप सेकेंड में तो क्यूआरएस खत्म ही हो जाता है, लेकिन यहां पे पी वेव जो है वो क्यूआरएस को फॉलो नहीं कर रही है। तो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप फर्स्ट, ये जो है वो हमारे पास में राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल बढ़ता है, टाइप सेकेंड। फर्स्ट डिग्री का कोई टाइप नहीं होता, न टाइप फर्स्ट न टाइप सेकेंड। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारे पास में बी। क्लियर है। और दोस्तों नेक्स्ट आपको एग्जाम में हार्ट ब्लॉक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट डिस्पाइट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में पी देन क्यू, एसटी सेगमेंट का जो है वो डिप्रेशन मिल रहा है। यहां पे एसटी सेगमेंट का जो है वो डिप्रेशन मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट में तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो एसटी वाला जो है वो एसटी सेगमेंट हाइपोकैलेमिया में देखने को मिल सकता है, लेकिन डिजीज कंडीशन में किस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एसटी डिप्रेशन कहां होता है, बेसिलरी पार्ट, और बेसिलरी पार्ट में ही जो है वो इस्चीमिया जो है वो सबसे ज्यादा होता है, या हम कहें कि एमआई जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, बेसिलरी पार्ट में। तो कहां क्या चीज देखने को मिलेगी, फर्स्ट है इस्चीमिया, यस राइट आंसर दैट इज इस्चीमिया। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के अंदर जो है वो टी वेव जो है वो इन्वर्टेड मिलेगी, टोल नहीं मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। नेक्स्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दोस्तों मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसकी लास्ट की स्टेज है। सिर्फ एक एसटी सेगमेंट से हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं कह सकते, बिल्कुल इस्चीमिया आगे लीड करके जो है वो इंफार्क्शन को ही करेगा। नेक्स्ट एक्यूट हार्ट अटैक, जी नहीं दोस्तों, आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इस्चीमिया। आंसर क्या गया दोस्तों, इस्चीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट हार्ट ब्लॉक इंफार्क्शन भी जा सकता है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज दो वेव को फॉलो करना पड़ेगा। काफी लोग, काफी एग्जामिनर आपको कह सकते हैं कि इसमें जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ सकता है। दोस्तों मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए एसटी सेगमेंट का ही जो है वो होना ही नहीं होता, बाकी और चीज भी जो है वो उसमें कोरिलेट हमें देखने को मिलनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवी ब्लॉक रेफर्स टू। देखो क्वेश्चन है एवी ब्लॉक रेफर्स टू। एवी ब्लॉक जो है वो किसको बोलते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि यहां पे ऐसे नोड से इंपल्स निकले, देन उसके बाद एवी नोड्स में, देन पुरकंजे फाइबर्स में। क्लियर है। ऐसे नोड से निकले, देन एवी नोड, देन उसके बाद बंडल ऑफ हिस, देन उसके बाद जो है वो एवी बंडल, देन उसके बाद पुरकंजे फाइबर्स। यही है। अब एवी ब्लॉक जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जो है वो किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में इंपल्स नॉट रीचिंग ऐसे नोड, यानी कि ऐसे नोड के पास इंपल्स नहीं जाते। जी नहीं दोस्तों, ऐसे नोड तो खुद इंपल्स जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट है इंपल्स नॉट रीचिंग द एवी नोड। यस दोस्तों, इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड तक नहीं जा पाते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज एवी ब्लॉक। नेक्स्ट, इंपल्स नॉट रीचिंग पुरकंजे फाइबर्स, यानी कि पुरकंजे फाइबर्स तक नहीं जाते, जी नहीं दोस्तों। देन इंपल्स नॉट जनरेटिंग इन हार्ट, इंपल्स जो है वो जनरेट ही नहीं करते, जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में बी। आंसर हो गया हमारे पास में बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, देख पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्डिंग लीड एवीएल इन ईसीजी। ठीक है, यानी कि एवीएल जो हम लगाते हैं, आपने देखा था ये हमारे पास में ईसीजी और ये हमारे पास में ईसीजी था, ये हमारे पास में एवीएल, एवीएफ और एवीआर। ठीक है, तो यहां पे था, ये था एवीआर, ये था एवीएल और ये था एवीएफ। क्वेश्चन हमसे पूछा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो दोस्तों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स आपको पता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है और ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, यहां पे पूछा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स व्हेन रिकॉर्डिंग लीड एवीएल इन ईकेजी, तो वो ईकेजी, ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईकेजी भी जो है वो लिखा जाता है। ईसीजी या ईकेजी के अंदर जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं या जो करते हैं तो वो कौन से में लगाया जाता है, तो दोस्तों एवीआर किस में लगाया जाता है, आपको पता है एवीआर जो है वो राइट हैंड में लगाया जाता है, और सॉरी मतलब राइट में लगाया जाएगा, और एवीएल जो है वो किस में लगाया जाएगा, हमारे पास में लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो वहां पे पूछा है कि एवीएल किस में लगाते हैं, तो एवीएल किस में लगाते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट आर्म, तो पहला ऑप्शन ये जो है हमारे पास में राइट चला गया। लेफ्ट लेग में कौन सा लगाते हैं, एवीएफ। राइट लेग में कौन सा लगाते हैं दोस्तों, राइट लेग में जो है वो न्यूट्रल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। क्लियर है। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में कौन सा लगाते हैं, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में जो है वो थर्ड ईसीजी होती है। क्लियर है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल पीआर इंटरवल। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में काफी ज्यादा जो है वो डिस्कस हो चुका है कि नॉर्मल पीआर इंटरवल जो है वो कितना होता है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। नॉर्मल पीआर इंटरवल जो है वो हमारा पता है 0.12 सेकेंड से लेके 0.2 सेकेंड। ठीक है, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पीआर इंटरवल हमें हार्ट ब्लॉक में जो है वो हमें देखने को मिलेगा या हम इसी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0.4 से 1.2 सेकेंड, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट 0.1 से 0.2 सेकेंड, यस, सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट 0.4 से 0.8 सेकेंड, जी नहीं दोस्तों। थर्ड 0.8 से 0.1 सेकेंड, जी नहीं दोस्तों। आंसर सीधा सीधा जो है वो पीआर इंटरवल कितना होता है, पीआर इंटरवल होता है 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लार्ज बॉक्सेज इन कंसिस्ट 5 स्मॉल बॉक्सेज रिप्रेजेंट इन ईसीजी। यहां पे बोला गया है कि जो 5 लार्ज बॉक्सेज हैं, जो कि 5 स्मॉल बॉक्सेज जो है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, तो 5 लार्ज बॉक्सेज जो है वो कितने सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 300 बॉक्स जो है, ठीक है, 300 बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर निकलते हैं। ठीक है, 300 लार्ज बॉक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर निकलेंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें कि एक बॉक्स जो है वो कितने का होगा, या इसको कहें कि 300 बॉक्स जो है, लार्ज बॉक्स की बात कर रहा हूं, वो 60 सेकंड के अंदर निकलते हैं। और एक बॉक्स जो है वो कितने का होगा, एक बॉक्स होगा हमारे पास में 60 डिवाइडेड बाई 300। इसको ये काटा 1.5 को करेंगे तो 0.2 सेकेंड। ये ऑलरेडी मैंने बताया था। लार्ज बॉक्स जो है वो कितने का होता है, 0.2 सेकेंड का। ये काफी मैंने जो है वो बताया था 0.2 सेकेंड का। ये देख लीजिए, आपको ये यहां पे जो है वो मैंने पहले बताया था। बार बार जो है वो अच्छे तरीके से जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने सारी चीज जो है वो क्लियर करके बताई थी। ये देखो, ये देख रहे हो, ये हो गया हमारे पास में 0.2 सेकेंड का। लार्ज बॉक्सेज जो है वो कितने का है, 0.2 सेकेंड का। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारे पास में
कि 5 लार्ज बॉक्स जो है, ठीक है, 5 लार्ज बॉक्स जो है वो कितने टाइम को करते हैं। तो एक लार्ज बॉक्स जो है वो कितने को कर रहा है, 0.2 सेकेंड को। तो 5 को यहां कर लीजिए, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कि 0. ठीक है, ये हो गया 10। या हम बात करें 0.2 0.2 0.2 ये सारे मिला के जो है वो कितने हो जाएंगे, 0.10। और 0.10 किसको रिकॉर्ड कर रहा है, 1 सेकेंड को। क्लियर है, तो आंसर जाएगा हमारे पास में 1 सेकेंड। यानी कि ये 5वां हिस्सा कर रहा है। ऐसे 5 बॉक्स मिल जाएंगे, वो 1 सेकेंड के अंदर निकल के जाएंगे। क्लियर है। एक फॉर्मूला मैंने आपको एक वो भी बताया था कि ये कितना है, 1 mm का है। छोटा बॉक्स कितने का, 1 mm का। और 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितने निकालता है, 25 mm निकालता है। यानी कि ऐसे 25 बॉक्स निकाल देगा 1 सेकेंड के अंदर। तो 5 बड़े बॉक्स मान लो या 25 छोटे बॉक्स मान लो, एक ही बात है। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 1 सेकेंड। बाकी आंसर जो है हमारे पास में रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रोलाइट्स अफेक्ट इन कार्डियक फंक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है, इसको तो है वो आपको पता ही है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे पास में कार्डियक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। यस, राइट आंसर इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट है फॉस्फेट। जी नहीं दोस्तों, फॉस्फेट नहीं होता है, सोडियम होता है, सल्फेट नहीं होता है, पोटेशियम होता है। इसमें 2 राइट है, 2 रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोराइड, जी नहीं दोस्तों, सल्फेट, जी नहीं दोस्तों, फॉस्फेट, जी नहीं दोस्तों, बाइकार्बोनेट, जी नहीं, ये तो पूरा ही रॉन्ग है। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट, जी नहीं दोस्तों, कैल्शियम, यस। मैग्नीशियम थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, क्लोराइड जो है वो नहीं डालता है। तो ये हो गया हमारे पास में। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो है वो किए हुए हैं। बार बार एक क्वेश्चन को जो है वो हम उस क्वेश्चन पे जो है वो टाइम नहीं देंगे जो हमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे है इन नॉर्मल हार्ट रेट प्राइमरी पेसमेकर जो है वो किसको बोला जाता है। नॉर्मल हार्ट रेट में प्राइमरी पेसमेकर आपको पता ही है दोस्तों, ऐसे नोड को जो है वो प्राइमरी पेसमेकर बोला जाता है। सेकेंडरी पेसमेकर एवी नोड्स को बोला जाता है। इसी में एग्जाम से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम में पूछते हैं ऐसे नोड से जो है वो कितने इंपल्स निकलते हैं, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो 1 मिनट के अंदर ऐसे नोड से निकलते हैं। एवी नोड से जो है वो कितने निकलते हैं, 40 to 60 बीट्स पर मिनट जो है वो एवी नोड से निकलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन में जो है वो ऐसे नोड से खराब भी हो जाता है और अगर हार्ट रेट उसकी 40 to 60 के बीच में रहती है तो ये इंपल्स नॉर्मली जो है वो चलते रहते हैं। इसको प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी पेसमेकर, और इसको जो है वो सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछता प्राइमरी पेसमेकर ऐसे नोड, ठीक है, बिल्कुल इजी। मेरे ख्याल से ईसीजी के अंदर सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा कि प्राइमरी पेसमेकर कौन सा होता है, ऐसे नोड होता है। सेकेंडरी पेसमेकर एवी नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अब की बार पक्का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट ईसीजी शो 4 लार्ज स्क्वायर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आर वेव बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू कैलकुलेटेड पेशेंट हार्ट रेट टू बी पर बीट्स मिनट। यानी कि हमें एक ईसीजी दी गई है, यहां इमेज नहीं दी गई है। अब इमेज भी दे दे और इमेज के बारे में इसमें बता भी दिया। इसने क्या बता दिया, 4 लार्ज स्क्वायर इन बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव आर वेव। ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। और ये 100% एग्जाम में आएगा कि ईसीजी को देख के हमें जो है वो हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एक ये है हमारे पास में P, देन Q, देन R, देन S, देन T, देन P, देन Q, देन R, देन S, देन T, देन ये, ठीक है, ये P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T। अब देखो किस तरीके से निकालते हैं उसको मैं देखता हूं। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि ईसीजी को देख के आपको कैसे निकालें। दोस्तों ईसीजी के अंदर आपको ये जो बिल्कुल पिन पॉइंट एरिया है आर वाला, दोनों आर के बीच की दूरी देखो, दोनों आर के बीच की दूरी देखो और उसमें बॉक्स काउंट करो। ठीक है,
अगर स्मॉल बॉक्स नहीं दिए गए, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, अगर स्मॉल बॉक्स नहीं दिए गए हैं और लार्ज बॉक्स दिए गए हैं तो दोस्तों 300 में उस लार्ज बॉक्स का भाग दे दो। ठीक है, 300 में उस लार्ज बॉक्स का भाग दे दो, आपकी हार्ट रेट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? दोनों आर वेव के बीच में आपको ईसीजी दी गई है, ईसीजी के अंदर आपको जो है बिल्कुल पूरा ईसीजी डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा है कि हार्ट रेट काउंट करो। तो जो आर वेव है, दोनों आर वेव जो है उनके बीच के बॉक्स काउंट कर लो। अगर बड़े बॉक्स काउंट कर रहे हो तो 300 में भाग देना है, ये तो है लार्ज बॉक्स। और अगर स्मॉल बॉक्स काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो 1500 में भाग दे दो, आपकी ईसीजी निकल के आ जाएगी। क्लियर है? और एक चीज और नोट करके कह रहा हूं कि अगर स्मॉल और लार्ज बॉक्स दोनों दिए गए हैं तो आपको हमेशा स्मॉल बॉक्स काउंट करना है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट आते हैं। स्मॉल बॉक्स जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट आते हैं, आपकी हार्ट रेट एक्यूरेट निकल के आती है। लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल बॉक्स नहीं दिए गए तो हम लार्ज बॉक्स काउंट करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो ईसीजी को देख के हार्ट रेट कैसे काउंट करते हैं कि दोनों आर वेव की बीच की दूरी को, दोनों के बीच के बॉक्स काउंट कर लो और भाग दे दो 300 में। ठीक है? और अगर स्मॉल बॉक्स काउंट कर रहे हैं तो 1500 में भाग दो। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या देखा, यहां पे हमें ईसीजी इमेज नहीं दी गई है, हमें यहां पे जो है वो बताया गया है इन पेशेंट ईसीजी शो 4 लार्ज बॉक्स स्क्वायर, 4 लार्ज बॉक्स स्क्वायर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आर वेव। दोनों आर वेव के बीच में 4 लार्ज बॉक्स हैं। ये देखिए, ये 4 लार्ज बॉक्स इसने बता दिए, 1 2 3 4 लार्ज बॉक्स है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कैलकुलेटेड द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट पर बीट्स मिनट। तो दोस्तों कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था, अगर लार्ज बॉक्सेज हैं तो 300 में भाग देना है, और अगर यहां पे स्मॉल बॉक्स दिए हुए थे तो 1500 में भाग देना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लार्ज बॉक्स कितने हैं? 4, तो 4 का भाग दे दीजिए, काउंट कीजिए कितने आ जाएगा? 75 बीट्स पर मिनट। क्लियर है? गलती नहीं करोगे। अगर लार्ज बॉक्स दिए हैं, अगर लार्ज बॉक्स काउंट करने पड़े तो आपको 300 में भाग देना है, और अगर स्मॉल बॉक्स काउंट करने पड़े तो आपको 1500 में भाग देना है। तो देखिए आंसर क्या निकल गया? 75 बीट्स मिनट। 4 लार्ज बॉक्स है दोनों आर वेव के बीच में, ये आर वेव, ये दोनों आर वेव, इन दोनों के बीच में 4 लार्ज बॉक्स है, तो हमने भाग दिया, आंसर आया 75। 50 जी नहीं, 75 यस राइट आंसर जी 75। 100 जी नहीं, 150 जी नहीं, आंसर क्या आ गया? 75। देखो ऐसे क्वेश्चन निकालने में बड़ा मजा आता है। ठीक है ना, हमें इमीडिएट पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन 100% जो है वो राइट है, किसी चीज का जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों क्लियर है? अब कुछ इमेज बेस के भी हम जो है वो काउंट कर लेते हैं। अब आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट चीज बताइए। दोस्तों यहाँ पे 2 इमेज है, और ये दोनों इमेज आपको जो है वो नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बताया था क्या पूछा जाता है, दोनों में क्या चीज है। देखो नॉर्मल साइनस रिदम जी नहीं, एसिस्टोल जी नहीं, एट्रियल फिब्रिलेशन जी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है कि ये टेकिकार्डिया है। ठीक है, ये तो जो है वो हमारे पास में या तो ये टेकिकार्डिया है या फिब्रिलेशन है, और कौन सा है? वो भी वेंट्रिकुलर है। ठीक है, एट्रियल में क्या था? एट्रियल में हमें क्यूआरएस कम से कम दिखाई देती, पी नहीं दिखाई देती, यही तो बात थी। तो यही सारी चीजें अब देखो 1 बाय 1 करके जितने भी थे हमारे पास में, मैंने आपको बताया था नॉर्मल साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम में पी क्यू आर एस टी सब कुछ नॉर्मल सीक्वेंस में था, नॉर्मल रेट में होता है जी नहीं, कट। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में क्या था? पी क्यू आर एस जो है वो सब कुछ सही दिखाई देता है, पी क्यू आर एस टी सही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे दिखाई देता है जी नहीं। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया में क्या होता है कि रेट बहुत फास्ट होती है, लेकिन पी क्यू आर एस टी सब कुछ सही दिखाई देता है। यहां पे दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस टी जी नहीं, हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि पी वेव जो है वो सही नहीं होती, टी वेव सही नहीं होती, क्यूआरएस थोड़ा सा दिखाई देता है, यहां पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं है। अब बात आ गई 2 चीजों में, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन कौन सा क्या क्या चीज है उसको ले लेते हैं दोनों में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों सबसे ज्यादा पूछते हैं। सबसे पहली चीज वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होता है दोस्तों? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो बहुत ज्यादा रेट दिखाई देती है, प्लस जो हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो उसकी नोच सही तरीके से नहीं बनती है।
तो देखो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो है वो एक रस्सी नुमा संरचना बन रही है, कोई जो है वो हमारे पास में QRS नहीं है। ये देखिए यहाँ पे QRS जो है वो कुछ कुछ अलग अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो है, तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में QRS सही नहीं बनती है। तो दोस्तों ऊपर वाली इमेज है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की, और नीचे वाली ये जो देख रहे हो ये है वेंट्रिकल टेकीकार्डिया की। और ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। इस ECG को पढ़ने के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल चीजें, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको जो है वो QRS दिखाई दे रहा है, लेकिन PQT जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? QRS जो है वो थोड़ा सा नोच में दिखाई दे रहा है, लेकिन P और T जो है वो कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज है हमारे पास में एट्रियल फिब्रिलेशन की। ये क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन की है। और यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, ये एक नॉर्मल जो है वो हमारे पास में आ गया। ये क्या है? PQRST आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, PQRST आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे U वेव जो है वो कम आ रही है और इसकी सिग्निफिकेंट भी जो है वो काफी फास्ट आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास में टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्लियर है? तो ये चीज देखो, यहाँ पे PQRST ऑलमोस्ट सब जगह जो है वो सेम दिखाई दे रही है, और ये चीज जो है वो दिखाई दे रही है वो आगे टेकीकार्डिया। यहाँ पे PQRS कुछ नहीं है, सिर्फ जो है वो R वेव सही दिखाई दे रही है। ये हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इस तरीके से आपको इमेज देख के जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो देखने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल गई होगी। ECG में इलेक्ट्रोलाइट कैसे चेंजेस करते हैं वो भी सारी चीजें देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो है वो हमने क्या क्या चीज को डिस्कस किया। आज के क्लास के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो हमने ECG पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस किया कि किस तरीके से ECG बनती है। ECG पार्ट 2 को पढ़ने से पहले आपको ECG पार्ट 1 को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ECG पार्ट 2 को जो है वो पढ़ सकते हो। क्लियर है दोस्तों? उसके साथ साथ जो है वो हमने आज की क्लास में सबसे पहले कार्डियक साइकिल को देखा। कार्डियक साइकिल में देखा कि एट्रियल सिस्टोल कब होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कब होता है और वेंट्रिकल डायस्टोल कब होता है, कितना टाइम लगता है। उन सब चीजों को देखने के बाद जो है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट देखा, ECG इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा, और उसके साथ साथ जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव थे, आज की क्लास के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने सारे क्लियर किए या नहीं किए, उस चीज को देखिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज के ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले हमने कार्डियक साइकिल, ऑफ कोर्स हमने कार्डियक साइकिल को जो है वो अच्छे तरीके से देखा। ये देखिए, ये कार्डियक साइकिल देखा हमने, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। ये देखने के बाद हमने जो है वो डिस्कस किया था, नेक्स्ट है हमने ECG इलेक्ट्रोलाइट प्लेसमेंट का। ECG इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में हमने देखा था V1 से लेके V6 तक, AVR, AVL, AVF इन सबको देखा। उसके बाद में हमने जो है वो MCQ देखे। MCQ में कौन कौन से है, हार्ट रेट कैसे निकालते हैं देखा आपने। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपरकैलेमिया होगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा तो क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा, और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा। ये सारी चीज देखी, बिल्कुल सिग्निफिकेंट। फिर इमेज बेस में हमने जो है वो हार्ट ब्लॉक के इमेज बेस भी देखे। उसके साथ साथ जो है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के भी देखे। उसके बाद हमने टेकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टेकीकार्डिया, ये सारी चीजें देखने के बाद हार्ट ब्लॉक को भी हमने डिस्कस किया था। इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद हम आज की क्लास को जो है वो खत्म करते हैं। लास्ट में जो है वो मैं दोस्तों आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पहले लोगों ने कहा कि सर हमें ECG बता दीजिए, तो हमने जो है वो आपके लिए ECG लेके आए। उसके बाद जो है हमने पार्ट 1 को जो है मेहनत से पढ़ाया, और बहुत सारे लोगों के जो है वो कमेंट आए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कीजिए, ठीक है। हम क्योंकि आपकी स्टडी को इम्प्रूव करना ही जो है वो हमारा मकसद है। जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपके मन में, बट आपको कमेंट करना चाहिए। आपके कमेंट करने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, आप कह नहीं सकते दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो चीज भी बताइए, और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, प्लीज उसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो चीज भी बताइए। उसी को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।